ऑटिज्म को ASD बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अभी के सिनेरियो में वर्चुअल ऑटिज्म स्क्रीन वो आपको बिगाड़ के रखा है। बहुत सारे बच्चे को ना आप टॉय शॉप के सामने खड़ा कर दो, आपको मालूम नहीं चला है कौन ऑटिज्म कौन ADHD। हर बच्चा जिद करते हैं, शरारत करते हैं कि मुझे ये लेना ही लेना है। आसान भाषा में आप बताइए कि ऑटिज्म और ADHD में क्या फ़र्क है। ऑटिज्म बच्चे में जनरली हम लोग देखते हैं वो एक तो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते। अगर कोई लेडी कंसीव करती है 34 के बाद तो पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग ऑटिज्म वो बढ़ जाता है। क्या ऑटिज्म और ADHD पूरी तरह से ठीक नहीं होते? ये दोनों चीज डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, कोई डिजीज नहीं है। डिजीज में क्योर आता है। आयुर्वेदिक के ना कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते, सच में ऐसा है? नहीं, आयुर्वेदिक में साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये आपने अच्छा किया इस बारे में बात किया। अगर आपका बच्चे में डिलेड माइलस्टोन से, डॉक्टर इज अ राइट एक्सपर्ट जो डायग्नोज करेगा आपके बच्चे। सोशल गैदरिंग पे जाता है तो शोर शराबा करता है, ये सब सिम्टम्स एंड साइंस है। तो फिर आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है कि जो पेरेंट्स है वो बहुत देरी में डॉक्टर के पास में पहुंच रहे हैं बच्चों को लेकर के? वो ऑटिज्म वार्ड को लोग लेवल को डरते हैं कि अगर मैं कोई डॉक्टर मुझे बता देगा कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है तो मैं क्या करूंगा कि वो सोच में वो चैलेंजेस होता है। स्पेशल स्कूल्स ऐसे बच्चों के लिए होना जिनको ADHD है, ऑटिज्म है, वो उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए निगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है? अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, ज़्यादा शरारती है, आंखों से आंख मिलाकर बात नहीं करता है या इधर उधर उछलता रहता है, आपकी बातों को सुनता नहीं है, फोकस्ड नहीं है, तो अक्सर आपके दिमाग में आता होगा है कहीं इसको ADHD या ऑटिज्म तो नहीं हो गया है। आखिर ये ADHD ऑटिज्म इतना ज़्यादा कंसर्न का विषय क्यों बन रहा है? क्यों आजकल के बच्चों में वो एक नॉर्मल बच्चों वाली बात नहीं है जो आजकल के बच्चों में ज़्यादातर उभर कर आ रही है? आखिर ऑटिज्म और ADHD में क्या फ़र्क है, ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एंकल टेक के फाउंडर एंड ग्लोबल CEO पार्थ मिश्रा जी, जो कि पिछले 6 सालों से ब्रेन डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, मेडिसिन्स पर ऐसी पर काम कर रहे हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट में काम आती है और ख़ास करके ADHD और ऑटिज्म के बच्चों के लिए भी काम करते हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों के बारे में हम उनसे जानेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं पार्थ मिश्रा जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। जी, जय जगन्नाथ अंकुर जी। जय जगन्नाथ। लवली, इधर आपके साथ बैठ के थोड़ा Thank बात you. करेंगे ऑटिज्म के बारे जी। में, ADHD के बारे में। जी। अब ये एक ऐसा चीज़ है ना जो एपिडेमिक बन रहा है और पेरेंट्स को ये जानना ज़रूरत है क्या साइंस होता है, क्या सिम्टम्स होता है। अगर बच्चा ऑटिज्म हो गया तो क्या सॉल्यूशन है। और वो जो ऑटिज्म हेवी वर्ड होता है पेरेंट्स के लिए, उससे डरना नहीं, उस लेवल से डरना नहीं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आपके साथ पॉडकास्ट करने में। बिल्कुल सर। अक्सर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि WHO ने बोला है कि लगभग 100 में से एक बच्चा जो है वो ऑटिज्म का शिकार हो रहा है जी। और CDC आई थिंक जो है उनका है कि 65 भारत में जो इंडिया में 65 में से एक बच्चा है वो भी ऑटिज्म का शिकार हो रहा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ADHD और ऑटिज्म ये दोनों वर्ड एक साथ आते हैं, तो अक्सर आम इंसान को इसके बारे में पता नहीं है जी कि, लेकिन जब हम लोग बातें करते थे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो दोनों को अलग बताते कि ADHD अलग होता है, ऑटिज्म अलग होता है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि आसान भाषा में आप बताइए कि ऑटिज्म और ADHD में क्या फ़र्क है? देखिए, ऑटिज्म को ASD बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक अम्ब्रेला है। आपने जैसे अम्ब्रेला देखा होगा ना, अम्ब्रेला हर एक ब्रांचेस बनता है तभी जाके अम्ब्रेला बनता है। yes. तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर आपका स्पीच डिले आता है, आपका ADHD आता है। ADHD आता है इसके अंदर, वो एक ट्रेट है। बच्चे पोटी ट्रेन नहीं है, सोशल बिहेवियर नहीं है, किसी दूसरे बच्चे के साथ बात नहीं कर पाता है, सेंसरी इश्यूज होते हैं, हाइपर एक्टिविटी होते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड खाते हैं और स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं, ज़्यादा सोते नहीं। बट जब ADHD के बारे में हम लोग बात करते हैं, ADHD का मतलब क्या है? अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। वो बच्चा बात कर पाता है, दूसरे के साथ मिंगल कर पाता है, बट सिटिंग टॉलरेंस जो है, क्लास में नहीं बैठता है, कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा हाइपर है कि उसका सेंसरी ओवरलोड होता है। तो ADHD इज नॉट ऑटिस्टिक, इट इज अ ट्रेट इन ऑटिज्म। वो एक ऑटिज्म के एक अंदर आता है। और ADHD जो बच्चे हैं उनको
ओवर द पीरियड वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को। बट ऑटिज्म के लिए आपको हेल्प चाहिए, उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा होने के लिए। स्पीच बात नहीं कर रहा है, उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए। अगर बच्चा पोटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा एटिकेट्स होता है, क्योंकि हमने देखा है 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे डाइपर्स पे हैं और स्कूल में जाके मिस करते हैं, वो एक बड़ा चीज़ है। बच्चे किसी के साथ बात नहीं करते, फॉलो इंस्ट्रक्शन नहीं करते, आंखों में आंखें डाल के देखते नहीं, आई कांटेक्ट। ये सब चीज़ों के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, जो कि आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और CDC बहुत कुछ चीज़ें है उसके ऊपर जो आपको सपोर्ट कर पाएगा। और आपने जो नंबर्स बताया वो सही है। और CDC इनफैक्ट ये भी बोलता है US में 1 in 31 चिल्ड्रन आर डायग्नोस्ड। वो भी मैं आपको 2025 रिपोर्ट्स बोल रहा हूँ अगस्त की। 31 में से एक बच्चा वहाँ पे ऑटिज्म ADHD का शिकार है। ऑटिज्म पे, और उस पे से 1 in 12 आर बॉयज, लड़के ज्यादा होते हैं। लड़के ज्यादा उठते हैं और लड़कियां कम होती है। बिल्कुल। कारण है कोई पीछे? पहले इनिशियल था 1:4, अब वो मैच कर रहा है, वो ऑलमोस्ट 2/2 होने को आ रहा है। इसका बड़ा कारण ये है कि पहले जो लड़कियों को ज्यादा डायग्नोसिस नहीं करते थे, उनके घर के अंदर लड़कियों को रखते थे जो ऑटिज्म होता है, तो एक लड़की को एक्सपोज नहीं करते, उसको डायग्नोज भी नहीं करते। बट लड़कों का ज्यादा डायग्नोसिस हुआ है, जिसके वजह से वो रिपोर्ट्स था, पहले था 1 in 4, बट अभी 2/2 हो रहा है। मतलब हर लड़का और हर लड़की दोनों को इक्वली होता है। ये जेंडर स्पेसिफिक अभी के सिनेरियो में 2026 में नहीं रहा जो पहले था। क्योंकि वो अभी क्या होता है ना अंकुर जी, डायग्नोसिस के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। अब ज्यादा 18 महीने से लेके 24 महीने तक बच्चों को डायग्नोसिस किया जाता है, जो कि मैंडेट है टियर सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज पे, बट वो पहले नहीं होता था, जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि केसेस बहुत सर्ज है, एपिडेमिक कंडीशंस हो रहे हैं वहाँ पे। आजकल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी भी स्कूल में जाओगे तो ADHD ऑटिज्म के बच्चे किसी भी दूसरे तीसरे बच्चे में वो लगने लगता है कि शायद ये ऑटिज्म या ADHD का शिकार है, ऐसा मन में आता है देख के। जी, रियल में इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं सच में? हाँ, बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तो डायग्नोसिस भी हो रहा है। देखिए ऑटिज्म क्यों बढ़ रहा है, ऑटिज्म बढ़ने का एक तो कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं क्यों ऑटिस्टिक होता है बच्चे को, ठीक है ना। तो फिर जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है, वो ये अपने फादर के साइड से, अपने मदर के साइड से वो जीन कैरी करता है, वो एक हो गया। दूसरा होता है अभी के सिनेरियो में वर्चुअल ऑटिज्म, स्क्रीन वो आपको बिगाड़ के रखा है। स्क्रीन एक ऐसा चीज है, बच्चे का ब्रेन एक्सपोज होता है हाई एंड ऑडिटोरी। जैसे कि मान लीजिए आप और मैं अभी बैठ रहे हैं, आप बात करें, लाइफ बहुत स्लो में चलता है, बट कार्टून्स में क्या होता है, एपिसोड्स में वो कैरेक्टर्स भागते रहते हैं, इधर से जंप करना, उधर से जंप करना, और जो साउंड होते हैं वो भी आज ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वो ऑडिटोरी भी हेवी होता है, सेंसरी प्रोसेसिंग करने अपने ब्रेन को, वो आंखों में विजुअल भी बहुत हेवी होता है। तो और आपका जो होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो हंसना, बात करना, आई कांटेक्ट, वो नहीं रहा, वो सिंगल वे ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है। बच्चा देख रहा है उधर और वहां से कुछ कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। अभी जैसे कि हम लोगों के टाइम पे हम पापा मम्मी सब लोग बैठ के बात करते थे, हमारे साथ एक दो बात डिस्कस करते थे, हमारा पहले तो आई कांटेक्ट होता था उनके साथ, फिर इमोशन हम लोग समझ आता, बेटा थोड़ा खाना खा लो, बेटा ये पी लो, बेटा वो कर लो, तो वो हम समझते थे इमोशंस, और दूसरे बाहर जाके खेलते भी थे और दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल पाते थे। आज के न्यूक्लियर जमाने पे तो है नहीं, दोनों पेरेंट्स जाते हैं कॉर्पोरेट में काम करने के लिए, बच्चे को छोड़ के जाते हैं नैनी के पास, जो मैं समझता हूँ वो डिफिकल्ट है, बट वो जब रेस्ट्रिक्ट होता जाता है ना उसका एनवायरनमेंट, वो भी एक चैलेंजेस होता है। एक बड़ा चीज है लेट मैरिज, अच्छा वो बड़ा चीज है, क्योंकि 33, 34, 35 के बाद 34 पकड़ के आप चलिए, ये मैंने खुद गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ बात किया हुआ है। अगर कोई लेडी कंसीव करती है 34 के बाद, तो पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग ऑटिज्म वो बढ़ जाता है। ओके वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि आज के जनरेशन पे जो स्ट्रेस लेवल होते हैं, वो स्ट्रेस अपने आप को फर्टाइल नहीं कर पाता है, और एज एक रीजन से जिसके वजह से वो एग्स भी इतना स्ट्रांग नहीं रहे। बट मैंने उनसे बात किया कि आप ये बोलते हो कि फर्टाइल नहीं है, और लोग मुझे आके बोलें कि हमारा मम्मी तो 40 साल में हमको पैदा किया था। बोले उस जनरेशन का टाइम अलग था, इस जनरेशन का टाइम अलग है, तो सोल्यूशन क्या है?
तो सॉल्यूशन उन्होंने मुझे बताया कि एग्स को फ्रीज कर सकते हैं। एग्स जो होता है लड़कियों का, उसको फ्रीज कर सकते हैं। जनरली आप देखेंगे अंकुर जी, 25 साल तक तो लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद थोड़ा कॉर्पोरेट में घुसेंगे, 4-5 साल कमाई करेंगे, वहां पे तो 30 साल हो जाता है, फिर शादी करने के लिए सोचेंगे, वहां पे 35-37 हो जाता है। तो अभी ये लोग गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बोल रहे हैं कि एग्स को पहले फ्रीज कर दीजिए, फिर आप प्लान कीजिए जब करना है। वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, 3-4 जेनेटिक्स भी हो गया, लेट मैरिज भी हो गया, वर्चुअल ऑटिज्म भी हो गया, जिसके वजह से ज़्यादा ऑटिज्म दिख रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया स्कूल में आजकल वो आपने जनरली मोंटेसोरी में देखा होगा, क्योंकि ग्रेड्स जब आ जाते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2, वहाँ पे क्या होता है ना, मेन स्ट्रीम स्कूल में टीचर्स बुलाते हैं पेरेंट्स को और बोलते हैं कि आपके बच्चा नहीं बैठता है इधर, शोर शराबा करता है, जिसके वजह से दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, तो आप इनको स्कूल से लेके जाइए, जो बहुत बड़ा एक चैलेंजेस है इंडिया के लिए। अगर ये चीज़ आप बाहर देखेंगे, यूएस पे, कनाडा पे, हर जगह में, तो वहाँ पे उनको अलाउ है मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ने के लिए। भले आप शैडो टीचर ले लो, थोड़ा एक्सपेंस खर्चा करो, कोई शैडो टीचर दे दो, वो इंडिया में होना चाहिए। क्योंकि अभी हम जानते हैं, देख के भी मालूम चलता है कि बच्चा इधर भागता है, फोकस नहीं करता है। अगर आप उस एनवायरनमेंट से आप उसको निकाल के कहीं दूसरे एनवायरनमेंट पे डाले और रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, वो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग, वो फिर से रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो वो करना है। जैसे कि आपने बताया, डेफिनेटली हम सब देखते हैं ये कंडीशन बहुत बढ़ रहा है, अभी एपिडेमिक कंडीशंस पे है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे स्कूल वगैरह में हमारे ऐसे अलग स्कूल्स उनके लिए होते हैं, ऐसा कहते हैं कि एडीएचडी बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं जी। स्पेशल स्कूल्स ऐसे बच्चों के लिए होना जिनको एडीएचडी है, ऑटिज्म है, वो उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए निगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है? अगर आप मुझे पूछेंगे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइड है। देखिए, आप सपोर्ट सर्विसेज कर सकते हो। मान लीजिए एक बच्चा जाता है, ऑटिस्टिक बच्चा है, ठीक है, वो कुछ चैलेंजेस है स्पीच में, सीटिंग टॉलरेंस में चैलेंजेस है, पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं करता है, उसको स्कूल आप 6 घंटे के जगह में 3 घंटे कराओ, वो पॉलिसी होना चाहिए। और बाकी 2 घंटे आप स्पेशल सर्विस पे टाइम बिताओ। बट अगर आप पूरा मेन स्ट्रीम स्कूल से उसको हटा रहे हो, तो वो जो एनवायरनमेंट बन रहा है, जो पढ़ाई, जो बच्चे हो रहे हैं, उनके साथ वो एक आप अपॉर्चुनिटी काट ही रहे हो उनसे साथ घुलने मिलने का। स्पेशल स्कूल में क्या होता है, स्पेशल स्कूल में डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजिंग कंडीशंस पे बच्चे आते हैं, जो सीपी भी हो गया, ऑटिस्टिक भी हो गया, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑटिज्म भी होता है, वहाँ पे थेरेपीज बेस्ड होता है, थेरेपी करते हैं। बट क्या होता है ना, थेरेपी क्या होता है, बेसिकली एक चीज़ को जितना बार आप रिपीट करते हो उसका मसल मेमोरी बनता है, उसको थेरेपी बोलते हैं। बट क्लियरली 2025 में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सीडीसी दोनों आके बोले कि नहीं, थेरेपी अकेला काम नहीं कर पा रहा है, उसके साथ हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच करना है, आयुर्वेदिक को लेके आना है। तो थेरेपी अलोन नहीं काम कर रहा है, आप सपोर्ट सर्विस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेन स्ट्रीम स्कूल से उनको रखिए। क्योंकि बहुत जगह में मैंने ये भी देखा है, पेरेंट्स से सुना है, बच्चे जाते हैं स्पेशल स्कूल को, बट वो कुछ और ट्रेड सीख लेते हैं दूसरे बच्चे से, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग वो थोड़ा अलग चल जाता है। अच्छा। तो वो नहीं करना है, अगर आप मुझे पूछेंगे तो। ओके, क्या हर शरारती बच्चा, जो भी शरारती बच्चा है जी, क्या हर शरारती बच्चा ऑटिज्म या एडीएचडी का शिकार होता है? नहीं, बहुत सारे बच्चे जानबूझ के शरारत भी करते हैं वो नहीं होते, आपको दिख जाएगा। देखिए, कोई बच्चा, अगर बहुत सारे बच्चे को ना आप टॉय शॉप के सामने खड़ा कर दो, आपको मालूम नहीं चला है कौन ऑटिज्म और एडीएचडी। हर बच्चा जिद करते हैं, शरारत करते हैं कि मुझे ये लेना है। बट जब आप बच्चे से बात करते हो, बच्चा समझता है, जिद करता है वो अलग चीज़ है, बट समझता है। जैसे कि उसका अंडरस्टैंडिंग, कैपेबिलिटी, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, भले रो के जाए, वहां से खींच के अगर लेके जाए, रो के जाए, बन मुझे ये खरीदना है पापा, ये करना है, वो बात कर रहा है, वो ऑटिस्टिक नहीं है। ऑटिज्म बच्चे में जनरली हम लोग देखते हैं वो एक तो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, स्पीच डिले बहुत ज़्यादा रहता है, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते, दूसरे के साथ कभी नहीं घुलते मिलते नहीं हैं। तो वो सब ट्रेट्स होता है ऑटिज्म का। अक्सर मैंने किसी से सुना है कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं ऑटिज्म वाले, उनकी जो पढ़ने की पावर होती है, सीखने की पावर होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है, हाइपर फोकस्ड वो लोग होते हैं। हाँ, तो ऐसे होते हैं कि वो एक बार किसी चीज़ को सुन लेते हैं, जान लेते हैं, उनके दिमाग में बैठ जाता है, ऐसा होता है? देखिए, ऑटिस्टिक बच्चे पैटर्न फॉलो करते हैं, ये ग्लास इधर है, अगर मैं ऑटिस्टिक हूँ
और मुझे ये पसंद है पैटर्न, मैं इसको इधर ही रखूंगा। बट अगर मैं न्यूरोटिपिकल हूँ, मतलब इसको मैं वहाँ भी रख सकता हूँ, वहाँ भी रख सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट वो पैटर्न बेस्ड होते हैं। और एक एक सब जैसे कि नंबर्स पे जहाँ पे पैटर्न बनता है, नंबर्स हो गया, डिजाइन्स हो गया, क्रिएटिविटी में गाना हो गया, इस सुर के बाद उस सुर आना है, उस सब में बहुत फोकस्ड होते हैं, हाइपर फोकस्ड होते हैं। जैसे हम लोग न्यूरोटिपिकल, एक प्रोवर्ब में हमेशा बोलता हूँ, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। सब कुछ करना है, आज क्रिकेट खेलना है, थोड़ा फुटबॉल भी खेलना है, थोड़ा बैडमिंटन भी खेलना है, थोड़ा ये पढ़ाई करना है। लोग इंजीनियरिंग करके गाना खाते हैं, इंजीनियरिंग करके एक्टर बनते हैं, इंजीनियरिंग किया आईटी में या सिविल में, फिर जाके एमबीए में मार्केटिंग में घुस गए। कोई मतलब ये नहीं है, आपका सिंक नहीं है। बट ऑटिज्म बच्चा अगर मैथ्स में स्ट्रांग होता है, वो उस पर डेवलप करता रहता है। पहले छोटा मैथ्स पे स्टार्ट करेगा, फिर बड़ा करेगा, फिर डिफिकल्ट करेगा, फिर मोर कॉम्प्लेक्स करेगा, फिर क्वांटम फिजिक्स, बहुत बड़ा सब्जेक्ट में काम करते हैं। सेम डिजाइन में भी है, वो पैटर्न जहाँ पे है, द डिफरेंस क्या होता है अंकुर जी? डिफरेंस ये है कि वो हाइपर फोकस्ड है। हमारा क्या है, इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर थोड़ा, सब में थोड़ा 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 करना है, फोकस नहीं करना। वो मास्टर करते हैं एक चीज में, वो एक मास्टर ऑफ सम होते हैं, एक एक चीज पे पूरा मास्टर बन जाते हैं। हम लोग के सब कुछ करना अपने तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं नॉर्मल पेरेंट है, मैं एक सामान्य सा पिता हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसे 5 साइन आप बताइए जिनको देखकर मैं अपने बच्चे में ये डिक्लेयर कर सकूँ कि हाँ मेरा बच्चा ऑटिज्म या एडीएचडी का शिकार है। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको एज स्पेसिफिक बताते चलूँगा। ठीक है, जब एक बच्चा 6 महीने का होता है, आई कांटेक्ट करना चाहिए आपके साथ। वो अगर नहीं कर रहा है, 6 हो गया, 8 महीने, 9-10 महीने हो गए, नहीं कर रहा है, तो वो माइलस्टोन्स डिलेड है। टैग करेंगे ऑटिज्म, वो बाद में है, वो माइलस्टोन डिलेड है। 14 से 16 महीने के अंदर एक वर्ड बोलना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं बोल रहा है तो वो एक फ्लैग है। 2 साल में 2 वर्ड बोलना चाहिए, अगर नहीं बोल रहा है वो फ्लैग है। 2-2.5 साल में दूसरे बच्चों के साथ खेलना है, अगर नहीं खेल रहा है वो भी एक फ्लैग है। अगर आप कुछ बोल रहे हो, उसको इंस्ट्रक्शन, छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, वो भी एक फ्लैग है। अगर वो टिपटो करके चलता है, वो एक फ्लैप है। कैसे टिपटो? कैसे टिपटो? मतलब इसे पैर हमारे ये है, ऐसे चलते हैं ना टिप में, टो ये आपका टो हो गया, टो में ऐसे चलते रहते हैं। किस उम्र तक है ये 2.5 से 3 साल तक। अगर 2.5 से 3 साल के बाद वैसे चल रहा है? हाँ, वैसा चल रहा है। टिपटो नहीं चलना है, टिपटो एक साइंस होता है। अच्छा, देखिए बहुत सारा टिपटो को, ये डिलेड माइलस्टोन है। मैं इसको अभी टैग नहीं कर रहा हूँ ऑटिज्म का, ये डिलेड माइलस्टोन है और ये साइंस है। बट अगर एक कोई पेरेंट है, इनके लिए साइंस है। और एक देखिए, अब मैं ऐसे अभी आपके साथ नॉर्मल बैठा हूँ ना, अगर कोई बच्चा ऐसे ऐसे हिलता रहता है, रॉकिंग करता है अपने बॉडी को, वो भी एक साइंस है। और ऐसे राउंड राउंड घूमता रहता है, वो भी एक साइन है। अगर आप उसको पोटी ट्रेनिंग कर रहे हो, 2.5 साल से 3 साल हो गया, 4, 5, 6, 8 महीने हो गया, नहीं कर रहा है, वो भी एक साइन है। पेंसिल हम लोग जनरली पहले तो ऐसे पकड़ते हैं बच्चे, फिर ग्रीप करते हैं। 2-3 महीने के अंदर वो ग्रीप हो जाता है। अगर वो 6 महीने के बाद भी ऐसे ऐसे लिख रहा है, वो भी एक साइन है ऑटिज्म का, डिलेड माइलस्टोन। मैं अपने साइंस बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जब साइंस होता है, अगर आप एक पेरेंट है, तो फिर आप अपने बच्चे को लेके डॉक्टर के पास जाइए, पेडियाट्रिक डॉक्टर के पास जाइए। फिर वो डिसाइड करेगा कि उसको डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन के पास आगे भेजना है, क्योंकि डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन जो है वो एक्सपर्ट होता है आपको डायग्नोसिस पे, ऑटिज्म है या एडीएचडी है या स्पीच डिले है, वो डिलेड माइलस्टोन को वो एक्सेस करेगा। हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं। फिर वो वहाँ पे आने के बाद फिर आपको बहुत सारा सॉल्यूशंस मिलता है। जैसे हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सीडीसी ने भी इंक्लूड किया है, और ये क्लिनिकली ट्रायल विद एम्स के साथ है। थेरेपी भी है, क्योंकि पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो सीडीसी बोलता है कि थेरेपी पे जाओ। स्पीच थेरेपी हो गया, फंक्शनल थेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, बट थेरेपी क्लियरली काम नहीं कर रहा है, उस लेवल का रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे। और अनफॉर्चुनेटली कन्वेंशनल मेडिसिन पे कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जो कि आपके ऑटिज्म पे काम करे। सिम्टम्स मैनेजमेंट पे है। कोई बच्चा बहुत हाइपर है, वायलेंट है, उसको हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन है, बट वो जितना टाइम उस मेडिसिन का असर रहेगा वो बच्चा डल रहेगा। फिर उसके बाद सेम, जब बच्चा बड़ा होता है वो डोसेज बढ़ता रहता है। क्या ऑटिज्म एडीएचडी, जैसा कि आपने बोला, इससे एक निष्कर्ष, एक सवाल निकल के आ रहा है, क्या ऑटिज्म और एडीएचडी पूरी तरह से ठीक नहीं होते?
ऑटिज्म और ADHD में कोई बहुत सारे पेरेंट्स मुझे पूछते हैं, मैं पेरेंट्स का क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ऑटिज्म में क्योर है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या ADHD में क्योर है? ये दोनों चीज़ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, कोई डिजीज नहीं है। डिजीज में क्योर आता है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मतलब 15 डिलेड माइलस्टोन से, उसके अगर आप 5 से 7 माइलस्टोन्स अचीव करें, बच्चे का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है। अगर आप मुझे पूछेंगे, घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट बोलूँगा, ऑटिज्म में कैसा कंडीशन है, उस पर आपको टारगेट करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो 100% कभी भी ट्रीटेबल नहीं है, कभी भी ट्रीटेबल नहीं है। 15 माइलस्टोन से उस पे से अगर बच्चा बात नहीं कर रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, अगर हम लोग वो माइलस्टोन्स लेके आते हैं, उसके लिए वो अच्छा है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगा। ADHD में बहुत सारे ADHD कंडीशंस है जहाँ पे हम आपको ट्रेन करके विथ यूजिंग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स एंड थेरेपी वो खुद अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, वो एक एडवांटेज है। बट जो क्योर पेरेंट्स का क्वेश्चन है वो नहीं होता है, वो 100% कभी भी क्योरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का ब्रेन अलग चलता है। ऑटिस्टिक बच्चों का ब्रेन अलग है, न्यूरोटिपिकल का ब्रेन अलग चलता है। एक विंडोज फोन और एक आईफोन, नाम दोनों का सेम है, हेल्थ वाइज दोनों सेम है, बट अलग अलग रहते हैं। ओके। सोशल मीडिया पे आजकल ऑटिज्म और ADHD के बारे में बहुत सारा कंटेंट सर्कुलेट होता है, बहुत सारी चीज़ें वायरल भी होती है। आप भी कंटेंट बनाते भी हैं और देखते भी होंगे इसके रिगार्डिंग। एब्सोल्युटली। क्या लगता है आपको, क्या गलत फहमी ऐसी क्या है जो सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से चलाई जा रही है ऑटिज्म के बारे में? देखिए, सोशल मीडिया में क्या होता है ना, फॉल्स क्लेम्स बहुत होते हैं। ये प्रोडक्ट में आपको 3 महीने में रिजल्ट्स, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आप ये प्रोडक्ट लेके जाओ, 4 महीने में आपका बच्चा क्योर हो जाएगा। लोग क्योर वर्ड तक भी चले जाते हैं। किसी पेरेंट का कोई ऑटिस्टिक बच्चा है, उसने उसके ऊपर काम किया है, वो बच्चे का रिजल्ट अभी अच्छा आया हुआ है, तो वो उसको एक बना देता है, बोलता है मैं पेरेंटिंग कोच अभी हूँ। आप कैसे पेरेंटिंग कोच हो? वो एक बच्चा आपका ऑटिस्टिक है, हर ऑटिस्टिक बच्चे अलग होते हैं। ऑटिस्टिक का सक्सेस फैक्टर डिटरमाइन नहीं हो पाता है, क्योंकि 5 बच्चे 5 अलग ट्रेट्स हैं, आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो आपके बच्चे के साथ जो सही है चल रहा है, नॉट नेसेसरली किसी अरब बच्चे के साथ सही होगा, और उसके लिए आप महीने का $100 एक बंदे से चार्ज करते हो, वो कहाँ का अनएथिकल है। देखिए, कोई भी पेरेंट हमारा ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको लेना है कोई भी प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट भी नहीं, कोई भी प्रोडक्ट, पहले मेडिकल साइड पे आप देखिए। मेडिकल साइड पे क्या है, आपका कन्वेंशनल मेडिसिन नहीं है, अभी थेरेपी है। बट 2025 से, जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेदा, उन्ना और सीधी को इंक्लूड किया है नेशनल हेल्थ सिस्टम के अंदर। अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर होम्योपैथी नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो हमको आइडिया नहीं है। वो हमारा आयुर्वेदा को इंक्लूड किया हुआ है उसके अंदर, क्योंकि इनका ये सोचना है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो इंडियन का होता है, जो कि आयुर्वेदा, वो इंटरनल रीजनरेशन में काम करता है, और जो एक्सटर्नल रीजनरेशन है वो थेरेपी, जितना थेरेपी आप करते हो। इंटरनल रीजन बेसिकली क्या होता है, पेरेंट्स को मैं समझा देता हूँ। ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस में सपोर्ट करता है। ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? ब्रेन का फंक्शनैलिटी, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट ये है, अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं तो आपके आंखों से मेरा इमेज बन के ब्रेन तक जा रहा है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, कानों से सुन के ब्रेन तक जा रहे हैं। अब अभी फोकस कर रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ, कंसंट्रेट कर रहे हो, समझ रहे हो मैं बात क्या है। फिर थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, वो सही नहीं है, वो भी अच्छा है, क्योंकि इसको क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग हम लोग बोलते हैं। और कुछ चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आपके मेमोरी पर रहता होगा, आपने कुछ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग ट्रिगर किया होगा पास्ट में, तो उसको आपके मेमोरी से ला के आप मुझसे बात कर रहे हो यूजिंग योर माउथ, जो कि आपका आउटपुट होता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, यही पे अगर आप और मैं इसलिए दोनों समझ रहे हैं, एक दूसरे को बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन सेल्स है, जो एक जगह से दूसरे जगह तक कनेक्ट करता है, वो फ्री फ्लो में चल रहा है। एक 2 रोड है, आराम से गाड़ी जाना है, गाड़ी जा सकता है, बट बीच में अगर पॉट होल्स हो गया, वो जा नहीं पाएगा, वो रुक जाता है। सिमिलरली क्या होता है ऑटिज्म के साथ, अगर उनके पेरेंट्स कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं बच्चे को कि दूसरे रूम पे जा बच्चा, कुछ लेके आ, कुछ कर, वो आपको नहीं सुनता है। बहुत सारे पेरेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये सही से सुन पा रहे हैं कि नहीं। वो ENT डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, फिर ये डॉक्टर बोलता है नहीं, इनका तो सुनने में 100% है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर प्रॉब्लम क्या होता है, इनपुट सही है, प्रोसेसिंग में डिले हो रहा है, क्योंकि वो जो न्यूरॉन सेल से एक जगह से दूसरे जगह तक सही से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर वो कैसे करेंगे? इनफ न्यूरॉन सेल्स होना चाहिए,
एक्टिवेट होना चाहिए, उसके लिए आपको ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो चाहिए। वो हमारा सुप्रा ब्रेन करता है, जिसके अंदर आपका ऐसे हर्ब्स हैं जो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं और जो सेंसरी ओवर पावर जो होता है हाइपर एक्टिविटी उसको भी कंट्रोल करते हैं, क्लियर थॉट्स देते हैं। तो पेरेंट्स को किसी को भी लेना है तो उनको पहले एक तो देखना है मेडिकल फैटर्निटी क्या बोल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 एम्स के साथ हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहा है और वो CTRI में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है वो फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ एजेस। एक तो कॉग्निटिव पे करते हैं और दूसरा हम लोग करते हैं ब्रेन के ऊपर, ओनली इन ऑटिज्म। तो किसी को अगर लेना है वो उनको पहले मेडिकल बैकग्राउंड चेक कीजिए प्रोडक्ट्स का, उसके बाद मैं बोलूँगा कि हमारा एग्जिस्टेंस देखिए। पिछले 6-7 साल से हम लोग ग्लोबली काम करते हैं, लाखों बच्चों को सपोर्ट कर चुके हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर बच्चा जो आता है मेरे पास वो माइलस्टोन्स अचीव होता है, नहीं। हम ह्यूमन बायोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, हर बच्चे को रिजल्ट्स नहीं आएगा। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे अगर 9 महीने यूज करते हैं तो उनको पॉसिबिलिटीज होता है उनके ब्रेन को एक अच्छा रीजनरेशन और रिजल्ट्स आने का। तो पेरेंट्स को यूज करना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेटली कोई कन्वेंशनल मेडिसिन नहीं है और WHO और CDC जो 2 मेडिकल फैटर्निटी वो भी बोल रहे हैं कि अकेला थेरेपी काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स है जो आके आपको फॉल्स क्लेम करते हैं, उनसे दूर रहना है। मैं आपकी विजडम के ऊपर छोड़ता हूँ, पेरेंट्स की विजडम। मैं भी खुद नहीं बोलूँगा कि हाँ मेरा प्रोडक्ट लीजिए, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा समझिए। और एक बहुत बड़ा चीज़ अंकुर जी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, क्या होता है ना, वेब पॉपिंग एक वर्ड बन गया अभी। आज पेरेंट्स हमारा आपका और मेरा पॉडकास्ट देखे, उनको अच्छा लगा, फॉर एग्जाम्पल वो सुप्रा ब्रेन गए खरीद लिए, 10-15 दिन के बाद वो किसी और का पॉडकास्ट देखे, उनको वो भी अच्छा लगा, वो भी खरीद लिए, और 15 दिन के बाद और कुछ खरीद लिए। और मान लीजिए 6 साल का बच्चा है जिसके ऊपर चल रहा है काम, वो हमारा प्रोडक्ट ले रहा है, किसी और का ले रहा है, किसी और का ले रहा है। एक तो छोटा बच्चा है, आप उसको एक सब्जेक्ट बना दिए क्लिनिकल ट्रायल का, वो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग उसका तबीयत तो खराब ही होगा। डिफरेंट चीज आप उसको पंप इन कर रहे हो। पेरेंट्स सोच रहे हैं कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक नहीं होता है, आप उसको ना थोड़ा अलग कर रहे हो। तो वेब पॉपिंग से आपको बचना है, एक जगह से दूसरी जगह से आपको जंप करने से बचना है। वो एक चीज बहुत पेरेंट्स को रहना है। आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बोला है, नाम सुप्रा ब्रेन जी। ये पूरा आयुर्वेदिक है? ये प्योर आयुर्वेदिक है हमारा। इसमें जैसे अक्सर ऐसा बोलते हैं लोग कि आयुर्वेदिक के ना कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते, सच में ऐसा है? नहीं, आयुर्वेदिक में साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये आपने अच्छा किया इस बारे में बात किया। बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के अंदर लेड लेवल और मर्क्यूरी लेवल और टॉक्सिन्स लेवल दिखा गया हुआ है। तो उसको हमको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ है। सुप्रा ब्रेन का जो सर्टिफिकेशंस में स्टार्टिंग करता हूँ, हमारा ये वन ऑफ द कंट्रीज में FDA में रजिस्टर्ड है, नाइजीरियन FDA में ही रजिस्टर्ड है। और रजिस्टर्ड होने के लिए उसको एक टॉक्सिसिटी रिपोर्ट्स अंडरगो करना है। टॉक्सिसिटी रिपोर्ट जैसे आप तो जानते हो उस फील्ड से हो, बट टॉक्सिसिटी रिपोर्ट्स पेरेंट्स के लिए ही होता है कि प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं उनके लैब में, उसको टेस्ट किया जाता है डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर, फिर डिटरमाइन करते हैं लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, किडनी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, डिफरेंट लीवर के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। उसको टॉक्सिसिटी रिपोर्ट या फिर टॉक्सिक्स रिपोर्ट्स बोलते हैं। वो हमारा क्लीन है क्योंकि 18 महीने के बच्चे यूज करते हैं और हमारा प्रोडक्ट ROHS कंप्लायंट है। मतलब बताओ उसका। हाँ, जब हम एक प्रोडक्ट इंडिया से बाहर जाता है तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ hazardous सब्सटेंसेस उसको पहले दिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे आयुर्वेदिक और हर्ब्स के अंदर मर्क्यूरी लेवल हाई है, लेड लेवल हाई है, तो ये चीज़ बाहर अलाउ नहीं है। ये इसलिए भी हाई होता है क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड करते हैं किसी के ऊपर काम, किसी को उस पर चाहिए होगा। बट ROHS कंप्लेंट हमारा प्रोडक्ट है जिसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन ऑफ hazardous सब्सटेंस मर्क्यूरी लेड लेवल नहीं है। तो वैसे CO सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है, सर्टिफिकेट ऑफ कंपोजिशन है, US FDA कंप्लायंट प्रोडक्ट है, FSSAI प्रोडक्ट है हमारा, आयुर्वेदिक लाइसेंस है, WHO GMP है। सबसे बड़ा यही है कि दो एम्स इंस्टीट्यूशन के साथ क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। और एम्स के अंदर घुसने के लिए आपको पहले तो उसके जो एथिक्स बॉडी होते हैं, एथिक्स बॉडी एक ऐसा कमिटी होता है, ग्रुप होता है जो पहले डिटरमाइन करेंगे कि उनको CTRI में रजिस्टर करना है कि नहीं, क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए वो ठीक है कि नहीं। वो भी पहले रेट्रोस्पेक्टिव डेटास जो कि पेरेंट्स का टेस्टिमोनियल्स है, ये टॉक्सिसिटी रिपोर्ट्स है, क्लेम्स रिपोर्ट्स है, वो सब चेक करेंगे, उसके बाद जाके CTRI करते हैं।
तो सुप्रा ब्रेन अगर आप देखोगे ये सब सर्टिफिकेशन इसके पास है, क्योंकि हमारा यही फोकस है कि बच्चे का क्वालिटी ऑफ लाइफ में अच्छा करना है। ना सिर्फ बच्चे, बुजुर्ग भी यूज करते हैं डिमेंशिया और अल्जाइमर पे। साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका प्रोडक्ट फ्लैग हो जाता है वो कभी भी एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ हाजर्डस सब्सटेंसेस, टॉक्सिसिटी रिपोर्ट, इनफैक्ट मैंने ये केनिया पीपीबी में सर्टिफाइड है, फार्मा पॉइजन बॉडी में भी सर्टिफाइड है। सेम प्रोसेस होता है, टॉक्सिसिटी रिपोर्ट्स फिर देखने के लिए क्या है। तो वो जो लोग बोलते हैं कि ये है तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, नॉट नेसेसरली साइड इफेक्ट्स रहते हैं, मर्क्यूरी लेवल, टॉक्सिन्स लेवल रहते हैं। तो आपको वो सब चीज़ देखना होता है, ROHS, टॉक्सिसिटी। जैसे कि सुप्रा ब्रेन ऐसा जो आपका जो प्रोडक्ट है जी, अब मान लीजिए कि किसी को लेना है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाके पहले कंसल्ट करके लेना पड़ेगा कि पहले डॉक्टर कंसल्ट करे, एनालाइज करे पेशेंट को, फिर उसको प्रिस्क्राइब करे, तब आपका प्रोडक्ट ले सकती है, ऐसा कुछ नहीं है? देखिए आपने एक अच्छा वर्ड बोला, प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्रिप्शन प्रोडक्ट कंप्लीटली अलग होते हैं। प्रेस्क्रिप्शन प्रोडक्ट आपका मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, एलोपैथी बोलते हैं, कुछ लोग उसको वेस्टर्न मेडिसिन भी बोलते हैं। वो इसलिए प्रेस्क्रिप्शन होते हैं क्योंकि वो एक तो केमिकल सिंथेसिस होता है उसके अंदर, और वो वेरियस क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर जाता है। हमारा जो प्रोडक्ट है ये प्रेस्क्रिप्शन प्रोडक्ट नहीं, इसको हम लोग कैम बोलते हैं, मैं नहीं, WHO बोलता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस। ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकेशंस जो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है अपन इम्यून सिस्टम को विदाउट यूजिंग एनी प्रेस्क्रिप्शन। कोई अगर पेरेंट्स देख रहा है जिसका साइंस है वो यूज कर सकते हैं, बट मैं स्ट्रांगली पेरेंट्स को बोलता हूँ अगर आपका बच्चे में डिलेड माइलस्टोन से, डॉक्टर इज अ राइट एक्सपर्ट जो डायग्नोज करेगा आपके बच्चे को, वहाँ पे उनके पास जाके असेसमेंट कीजिए, क्योंकि आपको भी मालूम होना चाहिए कि डिलेड माइलस्टोन से या ऑटिज्म है या ADHD है या स्पीच डिले है। जब तक आप नहीं मालूम करोगे हमारा प्रोडक्ट सबको हेल्प कर लेगा, बट वो चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए, और वो हम लोग नहीं करते। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं कि सर प्लीज़ मेरे बच्चे को ट्रीट कर दीजिए, मैं लेके आऊँगा। मैं बोलता हूँ वो एक्सपर्टीज़ मेरा नहीं है, मेरा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कंपनी है, हम प्रोडक्ट में आपको सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर को दिखाना, आप कोई डॉक्टर के पास जाके डायग्नोस कीजिए, आप ले सकते हैं हमारा प्रोडक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डायग्नोसिस होना चाहिए, वो डॉक्टर करता है। अच्छा, कुछ ऐसे सिम्टम्स मेरे को बताइए कि कोई पेरेंट्स आपके पास आता है या आपके वीडियोस देखता है या आपके प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, मान लीजिए, सीधा बताऊं मैं आपको, ऐसे 4 से 5 क्या सिम्टम्स उसके बच्चे में होने चाहिए जो सिम्टम्स को देख के वो सीधे आपका प्रोडक्ट खरीद ले, कोई दिक्कत ना हो? जी देखिए, जो भी डिलेड माइलस्टोन है, जैसे मैंने आपको बताया, आई कांटेक्ट नहीं होता है, स्पीच डिले है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, पोटी ट्रेंड नहीं है, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन नहीं है, दूसरे बच्चे के साथ नहीं खेलता है, सोशल गैदरिंग पे जाता है तो शोर शराबा करता है, ये सब सिम्टम्स एंड साइंस है। एक ही टाइप का फूड खाता है, बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लोग बोलते हैं हाँ इसको अच्छा लगता है तो खाता है। एक टाइप का फूड बच्चे सालों साल नहीं खाते हैं, वो उनको एक्सप्लोर करना होता है। स्लीप डिप्राइव्ड होता है, जैसे स्लीप में भी बहुत चैलेंजेस है। अभी क्या है, जो छोटा बच्चा है उनके पापा मम्मी जो उस टाइम में सोते हैं वो उस टाइम में सोते हैं, वो स्लीप चैलेंजेस नहीं। जैसे मान लीजिए बच्चा हमेशा 2 बजे आप 10 बजे सो जाते हैं, 2 बजे तक नहीं सोता है, सुबह जल्दी उठ जाता है, तो वो चैलेंजेस भी एक साइंस है। बट ये सब अगर साइन देखते हैं आप, इतना जो मैंने आपको बताया, आई कांटेक्ट, सोशल नहीं होता है, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, अंडरस्टैंडिंग, सीटिंग टॉलरेंस, हाइपर एक्टिविटी, वो एक डिलेड माइलस्टोन्स कैटेगरी में आता है। आप बेझिझक यूज़ कर सकते हो सुप्रा ब्रेन को हमारा। ओके, अभी हमने शुरुआत में जो बातें की थी WHO के डाटा के बारे में बात किया था, और देखा जाए तो एक मास है, धीरे धीरे मतलब बढ़ भी रहा है, एपिडेमिक। हाँ, एपिडेमिक है। जब ये एपिडेमिक है और धीरे धीरे और बढ़ रहा है, तो फिर आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है कि जो पेरेंट्स है वो बहुत डिले, बहुत देरी में डॉक्टर के पास में पहुंच रहे हैं बच्चों को लेकर के? देखिए प्रॉब्लम इंडिया में, ये अगर जो चीज़ आपने बताया बहुत लेट में जा रहे हैं, इंडिया में बहुत है। क्या होता है ना, इंडिया पे वो ऑटिज्म वार्ड को लोग लेबल को डरते हैं कि अगर मैं कोई डॉक्टर मुझे बता दे कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है तो मैं क्या करूँगा, कि वो सोच में वो चैलेंजेस होता है। तो कोई मान लीजिए 2.5-3 साल का बच्चा है, बात नहीं कर रहा है, थोड़ा साइंस है उसका, तो उनके जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके जो घर में होते हैं, बोलते हैं नहीं इसका पापा तो 6 साल में बात किया, उसके मम्मी तो 5 साल में बात किया। तो वो एक आर्टिफिशियल बाउंड्री बन जाता है उनके दिमाग पे, नहीं नहीं मेरा बेटा भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो 6 साल में बात की ये भी कर लेगा।
अगर बच्चा सही समझ नहीं पा रहा है इंस्ट्रक्शन, बोल नहीं बच्चा अभी छोटा है, उसको छोड़ो, बाद जब एज हो जाएगा वो समझ लेगा। बट एज तो बढ़ता है, बट समझते नहीं, तब बच्चा भी एज हो जाता है, फिर लास्ट मोमेंट पे वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और ऑटिज्म में एज एक बड़ा रोल प्ले करता है। अब जितना जल्दी बच्चे को लेके जाओगे, उतना सेल्स उसका ब्रेन का इमेच्योर रहता है, उतना जल्दी उसको डेवलप होने के लिए प्रोसेस को ईजी बनता है। बट जब कोई बच्चा 6 साल 8 साल 10-12 साल हो जाता है, उतना लेट लगता है। हमारा प्रोडक्ट हेल्प करेगा, बट जो टाइमिंग हम लोग बोलते हैं कि 9 महीने यूज करना है सुपरा ब्रेन को, बट वो टाइमिंग फिर बढ़ जाता है, कितना डिटरमिन होगा मालूम नहीं। तो वो एक चैलेंजेस होता है। तो वो लेबल को नहीं डरना है, वो टैबू को नहीं डरना है, वो सोसाइटी जो प्रेशर बना कर रखे कि ऑटिज्म ये पागल है, इसका जिंदगी खराब हो गया, इसने पागल को जन्म किया, तूने कुछ किया होगा, इसके वजह से भगवान ने तेरे को ऐसे दिया, ये सब ताने मारते हैं लोग। मैंने सुना है, लोग, हमारा एक पेरेंट है जो इटली में है जी, वो आते नहीं इंडिया को, 2 साल हो गया, क्योंकि उनके फैमिली पे से लोग बोलते हैं कि तूने एक पागल को जन्म किया है, उससे अच्छा उसको मार देता, तो क्यों, तेरे को भगवान ने ऐसे दिया है, तो हम सबको बुढ़ा अपने बुजुर्गों को छोड़ के गया, इसके लिए वजह से तेरे को, मतलब इतना बोलते हैं। वो रोती है मेरे साथ, बोलते हैं सर मुझे डिप्रेस हो रहा है, मुझे मर जाने का मन होता है। इनफैक्ट एक केस मैं आपको बताऊंगा अंकुर जी, एक पेडियाट्रिक डॉक्टर के पास, मैं उनके साथ टच में हूँ बेंगलोर में, उनके पास एक ग्रैंड मदर और 8 साल की ऑटिस्टिक बच्ची आई थी। तो उन्होंने पूछा कि इसकी मम्मी कहाँ गई, क्योंकि इसकी मम्मी वॉज एक्सपेक्टिंग सेकंड चाइल्ड। तो उनकी ग्रैंड मदर ने बोला उसकी मम्मी ने सुइसाइड कर दिया, क्योंकि पहला बच्चा ऑटिस्टिक था, और सोसाइटल इतना उसको बोले कि एक तो ऑटिस्टिक बच्ची है, दूसरा भी ऑटिस्टिक होगा, वो इतना डिप्रेस थी, वो सुइसाइड कर दी। तो मतलब आप समझ सकते हो कि पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरता है, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है इंडिया में ऑटिज्म के बारे में, स्पेशल चाइल्ड के बारे में। हम स्टार्टिंग तो करना चाहिए, अपने बच्चे को सिखाना चाहिए कि दे आर ऑल्सो नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ऐसे करते हैं क्योंकि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो शोर शराबा करते हैं। तो जब हम लोग सिखाएंगे तो सोसाइटी, कहीं ना कहीं सोसाइटी को सीखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि स्पेशल चाइल्ड इज़ अ स्पेशल वन, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी उसका फिजिकली चैलेंज नहीं है, बट उसको आपको सपोर्ट करना है। तभी जाके पेरेंट्स स्ट्रांग बनेंगे और अपने बच्चे को आके लेके जा सकते हैं, और इसलिए वो लेट जाते हैं डॉक्टर के पास। लेट अभी इसमें ही है कि लेट में क्या, लेट जाने में या अर्ली इंटरवेंशन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? मनी है, एक्सपर्टीज़ है, या फिर अवेयरनेस की कमी है? क्या है इन तीनों में से मोस्टली? देखिए, मनी और एक्सपर्ट वो नहीं होता है, सबसे बड़ा ये है कि उनका फियर। कोई भी एक पेरेंट को ऑटिज्म वार्ड से इतना डर लगता है, क्योंकि हम लोग सब पेरेंट्स हैं, हम सब जानते हैं कि अगर इनिशियली डॉक्टर ने बता दिया कि आपके बच्चे में ऑटिस्टिक ट्रेट्स है, ऑटिज्म है, तो उनको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो उस डर के वजह से वो दिखाते नहीं, और उसके वजह से टाइम चला जाता है। तो वो क्या करते हैं, देखिए आज नहीं कल तो आपको दिखाना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, पहले रैंडम सप्लीमेंट्स ढूंढेंगे, फिर हमारे पास आएंगे, हर किसी के पास जाएंगे, लास्ट में जहाँ पे उनको कुछ होप्स नहीं मिलेगा फॉर डायग्नोस के लिए, फिर जाते हैं, बट उसके दौरान ना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो एक चीज़ है। तो आपको पहले डॉक्टर के साथ जाके एक बार डायग्नोस करोगे, तो हर बच्चे जो माइलस्टोन्स डिलेड होते हैं वो ऑटिस्टिक नहीं होते हैं, वो डिलेड माइलस्टोन्स कैटेगरी में आते हैं, वो ओवर द पीरियड सब अचीव हो जाता है। डिलेड माइलस्टोन्स चिल्ड्रन आर नॉट ऑटिस्टिक, ADHD चिल्ड्रन आर नॉट ऑटिस्टिक, एवरी स्पीच डिले चिल्ड्रन आर नॉट ऑटिस्टिक। अच्छा, स्पीच डिले आप टंग ट्विस्ट के वजह से भी होता है, इसके लिए छोटा सा ऑपरेशन होता है, फिर वो, बट उसके लिए आपको अवेयरनेस नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो एक्सपर्ट है। आजकल ऐसे भी लोग बोलते हैं ना, कोई PhD करके रखा है, बोला कि मैं ही खुद हूँ, वो सब ऑटिज्म ऐसे कुछ नहीं होता है, ये से बस मेडिकल लोग बनाए हैं बेचने के लिए। क्या बेचोगे, और मेडिकल पे तो कुछ है ही नहीं बेचने के लिए, ऑटिज्म में कोई मेडिसिन नहीं है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे कुछ करते हैं, बट पेरेंट्स को कुछ जगह में मदर्स बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो उनको कुछ भी साइन दिखता है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि अब सबको समझ आ गया कि अर्ली इंटरवेंशन इज द की। जितना जल्दी आप दिखाओगे, उतना जल्दी आपके बच्चे का माइलस्टोन्स अचीव होने का चांस है। जितना लेट करोगे उतना लेट होगा। वो बड़ा प्रॉब्लम है हमको। ओके, गांव और शहर के बच्चों में अगर ऑटिज्म या ADHD की जो सिम्टम्स है, या जो उनके होने की जो संभावनाएं हैं,
वो दोनों में अलग अलग होती है या फिर दोनों का कंडीशन सब कुछ सेम है? वैसा तो रिसर्च नहीं मिला है अपने को, बट मेरे जो नॉलेज पे मैं आपको बताऊंगा। गांव में क्या होता है ना, जनरली बच्चों के साथ एक एनवायरनमेंट होता है, डिफरेंट लोग होते हैं, उतना स्क्रीन एक्सपोजर नहीं होता है, वो लोगों का इमोशन समझता है बच्चा, और घुल मिल के खेलता है बचपन से। अब शहर में क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ दोनों मोस्टली काम करने गए हैं, बच्चे को छोड़ दिए नैनी के पास, राइट। और नैनी तो कुछ नहीं करता है, नैनी पकड़ लेता है उसका मोबाइल, वो मोबाइल पे बैठा रहता है, और स्क्रीन टाइम हुआ, एक्सपोजर हुआ, ब्रेन डेवलपमेंट बंद हो गया, इमोशंस नहीं समझ पाया, अंडरस्टैंडिंग नहीं आया, तो आई कांटेक्ट नहीं आया, तो एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ जाता है जब शहर के बच्चे देखते हैं तो। क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे क्या सोसाइटल प्रेशर सोशल इतना नहीं है, और एक एनवायरनमेंट पे बढ़ रहा है जहाँ पे बहुत सारे एक साथ चल रहे हैं, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो चैलेंजेस मेरे, इट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू सर। ओके। इस पे कोई ऐसे रिसर्च मैंने देखा नहीं, बट ये हो सकता है, जो मैंने आपको बताया था फैक्ट्स है। कुछ मिथ्स है अक्सर ऑटिज्म के बारे में, अक्सर लोग पूछते हैं क्या मोबाइल ज़्यादा देखने से ऑटिज्म होता है? 100%। क्या टीका जो वैक्सीन लगती है उससे लगाने के बाद भी ऑटिज्म होता है? देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स उसके ऊपर डिबेट करते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है डिबेट के लिए, बट ऐसा कोई लिटरेचर या ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है अभी तक जो बोले कि इंजेक्शन के वजह से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है ब्रेन में। ऐसा कोई रिपोर्ट्स या कोई स्टडी नहीं है, एटलीस्ट मैंने तो कहीं नहीं देखा। आप नॉर्मल अगर आप आर्टिकल्स पे देखते हो अलग बात है, बट आपको ना ये रिसर्च पेपर पे देखना है, पबमेड, वेबएमडी, वो रिसर्च पेपर में, CTRIs, ऐसे रिसर्च पेपर में अगर आपको दिखता है तो अलग बात है, बट ऐसा कभी, वो एक मीथ है जी। ओके। क्या जो वाइट शुगर होती है, हाँ, शुगर खाने से ADHD होते हैं? शुगर, देखिए शुगर क्या होता है, शुगर का काम है आपको एनर्जी लेवल हाई बनाना है। ऑटिज्म हो, ADHD हो, नॉर्मल बच्चे को आप जाके चॉकलेट्स दे देंगे, भर भर के शुगर रहता है, आप देखोगे उसके बाद वो ना इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर फेंक रहा है, वो फेंक रहा है, हाई एनर्जी एंड हाई एक्टिविटी वो हो जाता है। शुगर तो उनके लिए पॉइजन है, शुगर अवॉइड करना है, हर बच्चे को शुगर अवॉइड करना है, और जंक भी अवॉइड करना जितना ज़्यादा हो पाएगा। तो आज के जनरेशन पे डोनट्स वोनट्स इतना चीज़ है तो डिफ़िकल्ट, बट आपको करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है। जो खराब पेरेंटिंग अगर होती है वो भी एक कॉज हो सकता है ADHD का? सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ खराब पेरेंटिंग का क्या होता है। कभी भी हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं, रेस्टोरेंट पे कहीं भी, मैं देखता हूँ ऐसे मोबाइल को पकड़ा देते हैं, बेटा देखता है, वो खिलाते रहते हैं, 10 मिनट में काम खत्म। काम तो खत्म होता 10 मिनट, बट वो बच्चा क्या खा रहा है कुछ नहीं समझ रहा है, बच्चा इमोशन नहीं समझ रहा है, वो उसके अंदर घुसा हुआ है। हमारे टाइम में क्या होता है, मम्मी पापा कोई ना कोई खिलाते थे हमको, बात करते थे, हम समझते थे, उनको देखते थे, उनका इमोशन समझते थे। अब वो 10 मिनट के चक्कर में उसके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, वो बैड पेरेंटिंग है। और स्क्रीन 1 to 5 years, 0 to 5 years तक स्क्रीन एक्सपोज नहीं करना है बच्चे। वो एज में स्क्रीन को एक्सपोजर कम्प्लीटली 0 या फिर 5 मिनट 7-8 मिनट चलेगा। उसके बाद जब बच्चा ग्रो होता है तो थोड़ा 30 minutes to 1 hour उनका टाइम है, उससे ज़्यादा नहीं करना है इनको, क्योंकि स्क्रीन टाइमिंग एक ऐसा चीज़ है जो आपको धकेल रहा है। अक्सर लोग बोलते हैं जो ADHD ऑटिज्म है जी, ये अमीरों की बीमारी है, ऐसा है क्या? देखिए क्या होता है ना, वहाँ पे ये कौन लोग बोलते हैं वो बड़ा चीज़ है। क्योंकि ज़्यादा लोग जो इसको डायग्नोज करते हैं वो टियर सिटीज़ पे रहते हैं, क्योंकि जैसे कि आपका Tier 2 Tier 3 सिटीज़ पे ज़्यादा डायग्नोसिस नहीं होता है और उतना अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो लोग उसको वही बना दे कि बड़े लोगों के नया चीज़ है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, बट वैसा नहीं होता है। ऑटिज्म कभी भी मनी स्पेसिफिक नहीं होता है, वो जेंडर स्पेसिफिक ही होता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, जेनेटिक स्पेसिफिक होता है। करेक्ट। मान लीजिए एक 3 साल का बच्चा है, हाँ, वो बुलाने पर भी नहीं सुनता है, हाँ, ठीक है, या ये कहे कि आंखों में आंखें देखकर भी बात नहीं करता है, बराबर, एक खिलौने से एक अलग अलग तरीके से खेलता है, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह के जो पेरेंट्स है जिनका वो बच्चा है, ऐसे पेरेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको लेके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पेडियाट्रिक डॉक्टर के पास, और डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन अगर वहाँ पे है उस सिटी में। जैसे प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया में बहुत सारा डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन डॉक्टर नहीं है, वो एक एक्सपर्टीज होता है बच्चों को डायग्नोस करने के लिए, वो पढ़े हुए हैं कि बच्चों को कैसे तो उनके पास लेके जाइए, या फिर चाइल्ड
पहले तो आपके पेडियाट्रिक डॉक्टर, फिर वो रेकमेंड करेगा आप डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन या फिर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट है जो डॉक्टर उस पर, वहाँ पे जाके बच्चे को एसेस कीजिए। फिर आपको मालूम चल जाएगा हाँ इसका एक्सपोज है, वो क्यों नहीं सुन रहा है, उस पर इनपुट प्रोसेसिंग क्या काम है, वो सब चीज़ों पे उनको पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब क्या करते हैं लोग ना, इजी वे ढूंढते हैं, कई सप्लीमेंट ले लिया, कोई उनके घर में कोई बोलते अच्छा ये नहीं करा ना, ये वाला अच्छा सिरप ही इसको दे दे। बट क्यों देना कोई सिरप, पहले एक बार डॉक्टर को दिखाओ तो सही, वो क्या है समझ तो आना चाहिए, जड़ क्या है, तो वो नहीं करते इंडिया में। ओके, डर किस उम्र तक जो है एक पेरेंट को किस उम्र तक वेट करना चाहिए बच्चे को कंसल्ट करने के लिए, और किस उम्र के बाद या किस उम्र के बाद अगर आप उसको कंसल्ट भी कराएंगे, ट्रीट करेंगे तो खतरनाक हो सकता है? देखिए इनिशियली तो आज के ज़माने में 18 से 24 महीने के अंदर एक मैंडेटेड हो रहा है बहुत जगह में इंडिया में बच्चों को डायग्नोस करने के लिए, एक डेवलपमेंट डिलेज पे, जो डेवलपमेंटल डिलेज है, क्यों हो रहा है डिले, स्पीच थेरेपी डिले है या फिर सेंसरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है बच्चे का, वो सब हो जाता है। बट अगर आप 2.5 to 3 years इज़ अ राइट एज, उसी एज में आप जाके बच्चे को डायग्नोस कीजिए। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी अच्छा है। अगर आप इसको स्लो प्रोसेस को करते करते 2.5 साल 3 साल को लेके 6-7 साल तक खींच ले, तो फिर उतना टाइम आपने लॉस कर दिया और वो प्रोसेसिंग होने के लिए टाइम लगेगा, और नॉट नेसेसरली ये बच्चा जितना रिजल्ट्स आएगा उसको उतना आएगा। वो अक्सर कुछ लोग क्या होता है ना, हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस तरह के बच्चे होते हैं ऑटिज्म वाले, पड़ोसी होता है या रिश्तेदारी होते हैं, अरे कुछ नहीं होता, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना ठीक हो जाएगा अपने आप ही। एग्जैक्टली, है ना, ऐसा होता है जी। ये सलाह कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? बहुत ज़्यादा, यही सलाह की वजह से आजकल लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। अरे इसका पापा ने 6 साल में बात किया, मैंने ऐसे देखा है हमारे चाचा के घर में ऐसा था बच्चा, बट वो बाद में सब कुछ, आज देखो वो कहीं पे है। मतलब ऐसे ऐसे बोलेंगे कि उनको कुछ आइडिया नहीं उसके बारे में। अगर 3 साल के बच्चे को बात करना है, समझना है वो क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों का आंसर नहीं दे रहे हैं, वो बोले कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे कर लेगा। आगे कैसे कर लेगा? आगे आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। अगर कर लेगा अच्छा है, बट उसके लिए आप जाके तो दिखाओ डॉक्टर को। डॉक्टर को दिखाना बहुत, ये सलाह ना बहुत बैकफायर करता है। लोग सलाह भी नहीं करते, वो लोग जड़ी बूटी आके ऐसे कूट के खिला भी देते हैं। बच्चा का बेचारा लूज मोशंस हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है उसका। तो वैसे नहीं करना है। कभी आपके ऐसा केसेस आपके जहन में या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आया हो कि किसी बच्चे को मतलब जल्दी उसको डायग्नोस कर लिया है और उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया है जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई हो, बढ़ी हो, ऐसा हुआ? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे बच्चा एक हमारा इंटरनेशनल बच्चा है, अच्छा, 4 साल में आया था। 2 केसेस में आपको बताऊंगा, 2 डिफरेंट। एक ये ऑटिस्टिक बच्चा है, 4 साल पे उनके मम्मी लेके आए थे हमको, इंस्टाग्राम में कहीं पे देखे, फिर रिसर्च किए, बात किए। हम लोग बहुत जूम सेशंस भी करते हैं पेरेंट्स के साथ। ओके, तो फिर देखे, फिर सुप्रावेन ओमेगा 3 लीज वो स्टार्ट किए। 2 3 4 5 महीने के बाद हमको मैसेज किए, यू वांट टू सी माय चाइल्ड, कुछ या हाँ देखते हैं क्या होगा। वो बच्चा जो म्यूट में था, जो समझ नहीं रहा था, इतना बात करता अंकुर जी, उसने पैरट हो गया। उस बच्चे का ना वीडियोस हमारे इंस्टाग्राम में बहुत जगह में है। अच्छा, वो क्लास में बेस्ट बिहेव्ड अवार्ड मिला है। जो बच्चा क्लास में नहीं बैठता था वो बेस्ट बिहेव अवार्ड जीता है उसमें क्लास में, क्योंकि बच्चों का अवार्ड्स होता है बेस्ट बिहेव्ड। और वो घर, उनके मम्मी बोल रही कि मैं सुबह जब घर कहीं गया हूँ, क्या क्या हुआ है घर में, इस मेड ने किया कि वो सब मुझे आके पैरट जैसा बोल देता है। तो वो एक बहुत बड़ा चीज़ है, जो अचीवमेंट है। ये तो आपका ऑटिज्म केस था, शायद हो भी सकता है बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म हो। एक ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है। जीडीटी केसेस में क्या होता है ना, आपका फिजिकल बॉडी चैलेंज्ड होता है। सेरेब्रल पैल्सी में भी फिजिकल बॉडी चैलेंज्ड होता है। जहाँ पे फिजिकल होता है वहाँ पे हम सुप्रा ब्रेन में ओनली ब्रेन में काम करते हैं। फिजिकल में आपको फिजियोथेरेपी चाहिए और कैलिपर्स चाहिए। तो ये जो बच्चा था ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में, वो 3 साल में अपने पास आया था। ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था, खुद से बैठ नहीं पाता था, बट उनके मम्मी फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उन्होंने स्टार्ट किया और कैलिपर्स पे था बच्चा। अभी 2.5 साल हो गए, अभी भी यूज कर रहे हैं। आप भरोसा नहीं करोगे अंकुर जी, वो ना वो शॉपिंग मॉल में वो जो पकड़ते हैं शॉपिंग उसको लेके भागता है, आई नीड दिस वन, कैन यू हेल्प मी। मतलब वो, मैं उनके मम्मी को थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि उनके मम्मी ने बहुत सारा इफोर्ट्स भी डाला हुआ है फिजियोथेरेपी के साथ, कैलिपर्स के साथ, और उसको कंटिन्यूअसली सुप्रावेन 2-2.5 साल तक दिए हैं।
तो वो भी एक केस है। बहुत सारे फैमिलीज है जिनको रिजल्ट, स्पीच, अंडरस्टैंडिंग, वो जो बच्चा 5 मिनट क्लास पे नहीं बैठा था, ऐसे बच्चे ना आप उनको फ्लाइट पे लेके जा नहीं पाओगे। वो बहुत चैलेंजेस। 5 मिनट नहीं बैठता था, 8-10 घंटा फ्लाइट आराम से बैठ के ट्रैवल कर रहा है। वो हमारे लिए सक्सेस स्टोरीज है। इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पे 7 दिन 15 दिन में उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छा खासा आते हैं। बट पेरेंट्स का यही है ना, हमें एक्सपेक्टेशंस ही बहुत हाई रहता है। अगर बच्चा बात करता है, किसी बच्चे 15 दिन 1 साल में, और किसी बच्चे बात नहीं कर पाते, उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है, पोटी ट्रेन हो जाते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा तो ये अचीव कर दिया, बात नहीं कर रहे सर, 1-2 महीने हो गया। चलिए ब्रेन में हम लोग काम कर रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैजिक है क्या? नहीं है। 9 महीने यूज कीजिए, और जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है रिजल्ट्स आने का। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरा प्रोडक्ट यूज कीजिए, स्पीच आ जाएगा। वो जो टेस्टिमोनी हमको आपको शेयर करते हैं हमारे प्रोफाइल कहीं भी प्लेटफॉर्म में, आपको इंस्पायर करते हैं कि प्रोडक्ट में ये रिजल्ट आया हुआ है लोगों का। और पेशेंट सेफ्टी एक्ट का भी हम लोग अच्छा खासा नजर रखते हैं। ये पेशेंट को किसी का प्रोफाइल शेयर ना हो, किसी का नंबर ना शेयर हो, कोई बच्चे का फोटो ना शेयर हो, वो सब चीज़ भी देखते हैं। रिजल्ट तो आते रहते हैं, बट चीज़ है कि आपको फोकस करना है, आपको कंटिन्यू करना है, आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा है। जब पेरेंट्स को पता लगता है कि भाई बच्चा को डायग्नोस हुआ है कि बच्चे पे ये चीज़ें डायग्नोस हो चुकी है कि हाँ आपका बच्चा माइल्डली समथिंग जो भी है ऑटिज्म का या ADHD का शिकार है, किस पे ज़्यादा फर्क पड़ता है? बच्चे पे ज़्यादा फर्क पड़ता है या फिर माता पिता पे ज़्यादा फर्क? माता पिता पे। बच्चे को तो समझ ही नहीं है ना, उसको अभी भी उसको क्या नॉलेज है, क्या ऑटिज्म है, क्या डिलेड माइलस्टोन्स है। सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं पेरेंट्स। मैंने ऐसा देखा है, कुछ टचवुड इंडिया पे नहीं हुआ है, बाहर लोग वो ना एक फादर छोड़ के चला जाता है अपने वाइफ और बच्चे को, क्योंकि वो सोचते कि तेरा सिन के तेरा गलती के वजह से ये बच्चा पैदा हुआ है, तू निकल मेरे लाइफ से। वो डिवोर्स करके निकल जाते हैं। इंडिया पे वैसा नहीं देखा मैंने, बट सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं पेरेंट्स। उस टाइम में ना सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को सपोर्ट चाहिए, उनके फैमिली, उनके नियर एंड डियर वन से, क्योंकि लेबलिंग ऑफ ऑटिज्म इज़ नॉट ईजी। वो बहुत हैवी वर्ड होता है एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि वो जिंदगी भर वो आपके साथ टैग रहेगा। बट बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आपको ठीक रोड पे लेके जाओगे, एक एंटरप्रेन्योर है बच्चा, उनके मम्मी एंटरप्रेन्योर है, अब बच्चा ऑटिस्टिक है, उसका काम है बस केक को बेक करना है, डिफरेंट स्ट्रक्चर देना है, अच्छे साइज पे, अच्छे फ्लेवर्स में करना है, तो वो बिजनेस बना रहे हैं। बहुत ऑटिस्टिक बच्चे आजकल अच्छा खासा कर रहे हैं, बट वो आपको एक्सेप्ट करना है। मैं 3 चीज़ बोलता हूँ हमारा, एक सर्कल्स होता है, मैंने किसी से सुना ये चीज़, सीखा भी। लाइफ में 3 सर्कल्स आते हैं। पहला जो आपके कंट्रोल में है, मान लीजिए आपके बच्चे को डायग्नोज हो गया ऑटिज्म अभी, अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है, मैं इसको कैसे ठीक करूँगा, कैसे करूँगा? प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, सुप्रा ब्रेन है, थेरेपी है, वो आपके कंट्रोल में है, वो आप ले सकते हो। फिर आपके जो नज़दीक के इन्फ्लुएंसर्स, आपके हस्बैंड, आपके फादर इन लॉ, मदर, फादर, जो ब्रदर जो भी है, उनको आप बोल सकते हो कि उसको इंस्पायर करो, उसके साथ खेलो, उसके साथ एंजॉय करो। उसके टीचर्स जो आपके कंट्रोल में, वो आपका सेकंड सर्कल आ गया। थर्ड सर्कल जो है, ये होता है जो आपके कंट्रोल पे नहीं आता। अगर कल अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ डेथ हो जाता है, मेरे बच्चे का क्या होगा? ये बच्चा ज़िंदगी भर ऐसा रहेगा क्या? बात कैसे करेगा? ये कैसे पहचानेगा? ये कैसे काम करेगा? कैसे सोसाइटी में इसको रखेगा? वो चीज़ में आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये जो 3 सर्कल है, वो थर्ड सर्कल पे आपका एनर्जी ज़्यादा लीक होता है। उस सर्कल को आप अपने ज़िंदगी से हटाओ, क्योंकि वो आपके कंट्रोल पे नहीं है। जो कंट्रोल पे है उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि आप सोच रहे हैं बात नहीं करेगा, क्या मालूम है 6 महीने में बात कर ले। ऐसे केसेस तो हमारे पास है। तो वहाँ पे आपका डिप्रेशन बढ़ता है थर्ड सर्कल में। उसको हटाओ। जो 2 सर्कल है, आपके कंट्रोल में जो कंट्रोल है, आपके नियर बाई जो लोग हैं, उनको साथ पकड़ के आगे चलो। यही मैं आपको बोलूँगा। क्या करते हैं पेरेंट्स? सबसे बड़ी गलती जो आजकल हो रही है जी, क्या कर रहे हैं पेरेंट्स? तो इग्नोरेंस करते हैं, मोबाइल्स को, बच्चे को स्क्रीन टाइमिंग दे देते हैं अपना काम इजीली निकलने के लिए। कोविड पे ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब लोग अपने ऑफिस पे काम करते थे, वहाँ से प्रेशर था जॉब लॉस होने का। अब बच्चे लोगों के साथ नहीं खेल पाते थे, उनको बोले हाँ ठीक है, अपने को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसको स्क्रीन दे दे। स्क्रीन तो देना नहीं चाहिए, वो बड़ा चीज़ है। और बच्चे को टाइम देना चाहिए, ना कि मॉनिटरी में बच्चे को हेल्प करे।
बच्चे को एक कोई सामान खरीद दोगे ना, वो 1-2 दिन में अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद आपको टाइम चाहिए। बच्चे का टाइम स्पेंड कीजिए, गुड पेरेंटिंग कीजिए, उसके साथ इमोशन शेयर कीजिए, वो आपको समझेगा, वो भी शेयर करेगा, उसके साथ दोस्त बनिए, तब जाके फ़ायदा होता है अंकुर जी, नहीं तो कुछ नहीं होता है। वो आप उसको धकेल रहे हो ब्रेन की तरफ से। क्या जो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की प्रोग्रेस को रोक देते हैं? बिल्कुल रोकते हैं। ओवर प्रोटेक्ट, पहले तो बहुत सारे केसेस पे ये हम लोग देखेंगे, जो बच्चे ओवर प्रोटेक्टिव हैं क्योंकि उनके चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ ट्रॉमा हुआ होता है, जिसके वजह से ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। मेरा बच्चा गिर गया तो मेरे बच्चे को बुखार हो गया, कि मेरे बच्चे को ये नहीं होना है। आपका बच्चे अकेला बच्चे को बुखार नहीं हो रहा है, दुनिया भर के बच्चे को बुखार हो रहा है। अब बुखार बहुत सारे पेरेंट्स नहीं जानते, वो एक अच्छा चीज़ होता है कि आपका बैक्टीरियल स्ट्रॉन्ग बनता है। तो जो अगर कुछ कुछ का हाथ टूट जाता है, आपका अकेले का नहीं टूटता है, सबका टूटता है। बच्चे वैसे ही होते हैं। जितना प्रोटेक्ट करोगे ना, वो अपने कंफर्ट जोन से उनको आप धकल नहीं पा रहे हो बाहर, वो आगे चल के ना पूरा ऐसे ही रह जाएंगे। आप तो चले जाओगे दुनिया से, उनको देखने के लिए आप नहीं रहोगे, बट वो बच्चे फिर वो एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, उसके बाहर नहीं निकल पाते हैं, स्ट्रगल करते हैं उनको लाइफ में फेस करने के लिए। प्रोटेक्टिव होना चाहिए, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। राइट। अक्सर क्या बोलते हैं घर में, कुछ घरों में जो दादा दादी बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो अक्सर बोलते रहते हैं कि यार हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं होता है जी, इस तरह की चीज़ें हमारे समय होती ही नहीं थी जी। ऐसे पेरेंट्स को या ऐसे फैमिली को जिसमें इस तरह की बातें होती है, उनके लिए आपका क्या जवाब होगा? देखिए, आपके ज़माने में होता नहीं था, आई एग्री, क्योंकि उस टाइम में उतना स्ट्रेस लेवल नहीं था, उस टाइम में कल्चर वैसा नहीं था, उस टाइम में मॉनेटरी फिनेंशियली उतना स्ट्रेस भी नहीं था, और उस टाइम में बहुत सारे सोसाइटी में बच्चे पैदा होते थे जहाँ पे बहुत सारे लोग थे। बट ये जनरेशन कम्प्लीटली अलग है। अगर आप वो सेम चीज़ 50 साल 40 साल के बाद अभी करोगे, जो पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है, हो गया है, तो आप अपने बच्चे को डायग्नोज करने के लिए रोक रहे हो, आप अपने बच्चे को बेटर होने के लिए रोक रहे हो, वो ब्रेक्स, इनविजिबल ब्रेक डाल रहे हो, और एक पेरेंट्स के दिमाग पे ये डाल रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो जब बड़ा हो जाएगा ठीक हो जाएगा। इग्नोरेंस में आप बिल्डअप कर रहे हो। इंस्टेड आपको ये बोलना है, अच्छा ये हम लोग देख रहे हैं, चलो ठीक है, तुम डॉक्टर के पास जाके एक बार चेक करके तो आओ, डॉक्टर क्या बोल रहा है। अगर डॉक्टर सही बोल रहा है तो अच्छा चीज़ है, अगर बोल रहा है डिलेड माइलस्टोन तो उसका तो सॉल्यूशन है हमारे पास। तो उनसे कोई खफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनका 40 साल के बाद एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। बट अभी का जो पेरेंट्स है वो अवेयर होना चाहिए कि कुछ भी अगर बच्चा अचीव नहीं करता है विद इन दैट पीरियड, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। क्या इंडिया के जो स्कूल है, बच्चों के स्कूल है, क्या भारत के स्कूल ऑटिज्म और ADHD वाले बच्चों के लिए तैयार है? नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। होना चाहिए, होना चाहिए उनको। वो जब ग्रेड 1 ग्रेड 2 में आते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि नहीं हम आपके बच्चे को यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कराएंगे। वो एक रूल आना चाहिए इंडिया में, आप किसी भी बच्चे को टिल ग्रेड 10 तक रोक नहीं पाओगे। वो ऑटिस्टिक है, चलेगा, उसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसा ले लो पेरेंट्स से, एक शैडो टीचर डालो, एक टीचर उसके पास बैठेगा हर टाइम, चलेगा, आई एक्सेप्ट दैट स्कूल के लिए। बट उनको वहाँ पे डिप्राइव मत करो, उनको वहाँ पे मत निकालो। अगर वो निकल जाएंगे बच्चे वहाँ पे, वो बच्चे ना वो एटमॉस्फेयर पे ग्रो नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम, हम उनको फिर से रेस्ट्रिक्ट करके धकल रहे हैं पीछे। स्कूल में जो टीचर्स है जी, उन्हें बच्चों के किन सिम्टम्स को या किस तरह की हरकतों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, स्कूल में तो टीचर्स को मालूम चाहिए, कोई एक बच्चा क्लास में सीट पे नहीं बैठता, उनका कुछ क्लास में कुछ पढ़ाई हो रहा है, बच्चा नहीं बैठ रहा है, इधर उधर क्लास से बाहर चला जा रहा है, उधर उधर बाहर है, वो एक रेड फ्लैग सिम्टम्स है। और कोई बच्चा आके, बहुत सारे बच्चे वायलेंट होते हैं, आप टिफ़िन एक साथ खाते हैं, वो किसी से बात नहीं करता, वो किसी को स्नैच करते हैं, पुश करता है, बाइट करता है। ये सब चीज़ों को गौर से देखना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ आपका ऑटिज्म की तरफ साइंस करता है। बहुत सारे वायलेंट होते हैं, बहुत सारे बाइट करते हैं, वो सब चीज़ टीचर्स को देखना है। और स्पीच तो ऑफ कोर्स वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, सोशल इंटरेक्शन कैसे है दूसरे बच्चों के साथ, क्या वो एनालिटिकली सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, कितना इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, वो ग्रेड 1 तक आपको मालूम चल जाता है। सो ये सब चीज़ टीचर्स उस पर ट्रेंड होते हैं।
ऐसे क्या होता है ना सर, हमारी सोसाइटी में अक्सर नंबर पे बहुत खेला जाता है जी कि इतने नंबर परसेंट नंबर आने हाँ, चाहिए, है ना, हमारा बच्चा पढ़ाई में तेज होना चाहिए, बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल अक्सर क्या होता है कि छोटे बच्चों को भी जो 5 साल 3 साल 4 साल के जी स्कूल के बाद भी उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन ट्यूशंस कोचिंग वगैरह में भेज बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल तो जो ये इस उम्र में कोचिंग का कल्चर है, जी क्या ये कोचिंग कल्चर भी एडीएचडी जैसे सिम्टम्स को बढ़ा देता है? सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों को फियर बेच रहे हैं। हाँ। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आपका कैरियर ख़त्म है, आपको अच्छा ही पढ़ाई करना है, नौकरी करना है, फिर जॉब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, दुनिया में बहुत ऐसा होता है वैसा होता है। वो डर बच्चे से ही दिमाग पे आ जाता है, बट वो डर पे नहीं रहना है अपने दिमाग को, उसको आपको हटाना है, वो सिस्टम बंद करना। देखिए आई एम वेरी हैप्पी, कुछ आईबी बोर्ड पे एग्जाम्स तो नहीं है ग्रेड 4 ग्रेड 5 तक, वहाँ पे एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होता है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई करते हैं सिखा सिखा के चीज़ को, प्रोजेक्ट कर करके। वैसा वाला कल्चर आना चाहिए इंडिया में हर जगह में, बट अनफॉर्चुनेटली सीबीएसई आईसीएसई पे वो सब नहीं है। ऑटिज्म के नाम पर अक्सर, जैसे कि अभी ये बीमारी नहीं कहूँगा, डिसऑर्डर, ये धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है और उसके रिगार्डिंग एक मार्केट भी खुल जाता है, ठीक है, कमोडिटी बन गया ना, कम्युनिटी बन चुका है, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या है, फेक ट्रीटमेंट भी बहुत सारे सेल होते हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पर, ठीक है। बिल्कुल। तो क्या सच में ऑटिज्म के नाम पर भी फेक ट्रीटमेंट आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में सोशल मीडिया पे चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए एक ट्रीटमेंट मैंने देखा था इंडोनेशिया फिलीपींस में, वो घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा को पैट करके वो बेटर हो जाता है ऑटिज्म। मुझे समझ नहीं आया, मैंने बहुत दिमाग लगाया, फिर बाद में मुझे लगा शायद वो उसके टेक्सचर्स को, जो बॉडी का टेक्सचर को फील करते हैं। कुछ बच्चों को सेंसर इश्यूज होते हैं, सेंसर जैसे आँख, नाक, बात, टच, वो टच के वजह से उनको फील अच्छा लगता है वो उनके बॉडी को। तो वो मुझे समझ नहीं आया कि क्या चीज़ है। कुछ जगह में ऑटिज्म ब्लैंकेट बेचते हैं, वो अभी तक मुझे समझ नहीं आया। ये क्या मतलब, थोड़ा समझाओ। ऑटिज्म ब्लैंकेट जो कंबल होता है, कनाडा में एक जगह है, मेरा एक दोस्त है, वो गया था भाई, वहाँ पे ऑटिज्म ब्लैंकेट बेचे थे ओनली फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। वो आज तक मुझे समझ नहीं आया कि ऑटिज्म ब्लैंकेट कैसे काम करता है, उससे कैसे ठीक होगा, मुझे समझ नहीं आया सर कि क्या मतलब। ब्लैंकेट तो ब्लैंकेट होता है। आज कुछ कुछ जैकेट आते हैं ऑटिज्म के लिए, तो जैकेट क्या होता है ना, हेवी चीज आपकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, तो बच्चा जो हाइपर एक्टिव होता है वो भाग नहीं पाता है। तो चलो ठीक, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाते हैं, बट वो सब ना सेंस नहीं बनता है। ऑटिज्म क्या होता है, आपके ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, इंटरनल रीजनरेशन होना चाहिए और एक्सटर्नल रीजनरेशन होना चाहिए, दोनों का हैंडशेक होना चाहिए। अगर ये चीज होगा तभी जाके बच्चे का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होता है। तो वो अगर नहीं होगा, अब इस दुनिया में बहुत सारे फेक चीज लोग बेचते हैं ऑटिज्म के नाम पे, बच के रहना पड़ेगा लोगों को। ट्रीटमेंट का मतलब क्या केवल दवाई, डाइट या थेरेपी है, या ये तीनों है? तीनों है सर। तीनों। देखिए क्या होता है, डाइट अच्छा रोल, दवाई तो आपको इंटरनल रीजनरेशन से चाहिए, और अगर अच्छा डाइट खाएंगे, अगर शुगर नहीं खाएंगे, जंक नहीं खाएंगे, तो आप अपने हाइपर एक्टिव नहीं करते हो बच्चों को। और थेरेपी तो करना ही करना है, क्योंकि एक्सटर्नल रीजनरेशन उसमें होता है। बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते हैं हम आपका प्रोडक्ट ले लेंगे, क्या थेरेपी चाहिए? कि आप मेरा मत सुनिए, आप जो बड़े लोग हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सीडीसी, वो भी बोल रहा है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड का मतलब यही होता है एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल आपका थेरेपी हो गया, इंटरनल में हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सुप्राब्रेन हो गया। दोनों को हैंडशेक करो, फिर आगे लेके चलो, तभी जाके बच्चे का माइलस्टोन अच्छा खासा होगा। जैसे मैंने भी आपसे एक सवाल किया था ना जी प्रीवियस में कि ये अमीरों की बीमारी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें आयुर्वेद, मतलब उनकी जो आर्थिक कंडीशन है इतनी अच्छी नहीं है, पैसे बहुत कम है जी। सबसे पहले उन्हें अपने बच्चे पर किस तरह से क्या खर्च करना चाहिए जिससे कि उनको लगा चाहिए कि भाई वो के बच्चे को थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिले? ठीक है, देखिए सबसे पहले खुद को थेरेपी बनना पड़ेगा। जब हम लोग छोटे थे, हम लोग कैसे सीखे? खाना पीना हमारे घर लोग ही सिखाए। अगर आपके पास जीरो में है, अगर आपके पास कुछ पैसा नहीं है, आप अपने बच्चे को सिखाओ, बट एक्सपेक्ट मत करो कि आपको वो करेगा वो चीज़। अब मैं बोल रहा हूँ जो कम्प्लीटली जीरो पे है, क्योंकि वो अफोर्ड, अब प्रोडक्ट्स भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, थेरेपी भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो खुद को थेरेपिस्ट बनना पड़ेगा। आप बच्चे को इतना सिखाओ, लेकिन एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे वो आके सब कुछ रेस्पॉन्ड करेगा। इतना सिखाओ हर दिन, वो एक स्केड्यूल होना चाहिए, मैं करूँगा, करते जाऊँगा। तो क्या आप क्या कर रहे हो ना, आप एक थेरेपिस्ट बन रहे हो, एक चीज़ को रिपीट करते जा रहे हो,
तो उसका मसल मेमोरी बढ़ते जा रहा है। तो सेम चीज़ों के ऊपर जब आप नेक्स्ट बोलोगे वो रिएक्ट करेगा, टाइम लगेगा, रिएक्ट करेगा। तो वहाँ पे आप खुद अपने आप थेरापिस्ट बन जाते हो। हाँ, टेक्निक्स नहीं है, अगर इंटरनेट फ्री में मिल जाता है, बहुत सारे यूट्यूब में आपको बहुत सारे थेरापिस्ट हैं जो आपको आके बोलते हैं ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो टेक्निक वहाँ पे भी सीख सकते हो। बट हाँ, अगर आपके पास ज़ीरो में हो आप, तो आज कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो या फिर गवर्नमेंट रन कुछ चीज़ होता है वहाँ पे भी आपके जाके कर सकते हो, बट बहुत लिमिटेड होते हैं वो। ओके, क्या हर बच्चे को जिसको ADHD या ऑटिज्म है, हर बच्चे को मेडिसिन की ज़रूरत होती है? ADHD बच्चे को नहीं लेने से भी चलेगा, पर हर ऑटिस्टिक बच्चे को चाहिए। ये ऑटिस्टिक में आपका ब्रेन रीजनरेशन तो मैंडेट है। ADHD में क्या है, वो अपने आप को कुछ चीज़ों पे ब्रेन एक्टिविटी करके कंट्रोल कर सकता है। अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल हो गया, अगर अपने थॉट्स क्लियर हो गए, तो ADHD बच्चे को नहीं चाहिए। बट अगर ADHD बहुत हाई है, सीवियर है, तो लेना पड़ेगा। ये जो मेडिसिन बता रहे हो, इन पर्सपेक्टिव हमारा सुप्रा ब्रेन है या फिर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन? कुछ भी। हाँ, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन उस बच्चे को लेना चाहिए ऑटिज्म को। मैं वैसे डॉक्टर नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट बहुत सारे बच्चे बहुत सीवियर हाईली हाइपर एक्टिव होते हैं, पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाते, तो डॉक्टर्स उनको मेडिसिन लिख के देते हैं टू कंट्रोल हाइपर एक्टिविटी, वो होता है। और हमारा सुप्रा ब्रेन तो सब लोग ले सकते हैं। अक्सर क्या है ना कि आजकल भारत जैसे देश में जी, लोग उलझ जाते हैं एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में, थेरेपीज में, नेचुरोपैथी में बिल्कुल उलझ जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जी। आप क्या रेकमेंड करोगे ऐसे बच्चों के लिए जिनको ADHD है, उनको उनके माता पिता को किस स्ट्रीम में जाना चाहिए? जो भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं आप जाओ, बट मेक श्योर करो कि वो मेडिकली स्ट्रांग हो, उस प्रोडक्ट का अंदर क्लिनिकली इंडिविजुअल क्लिनिकल ट्रायल ना हो, कुछ इंस्टीट्यूशंस का क्लिनिकल ट्रायल हो, और उसका ROHS, जैसे कि मैंने बताया, ROHS कंप्लायंट होना चाहिए, टॉक्सिसिटी रिपोर्ट्स होना चाहिए, अच्छा खासा मार्केट पे टाइम स्पेंड किया हुआ है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रमोट करे। मैंने बहुत सारे, अंकुर जी मैं आपको एक बताऊंगा, 3 हफ्ते पहले एक पेरेंट मेरे पास आए थे, तो उन्होंने 6 महीने कोई दूसरा आयुर्वेदा प्रोडक्ट यूज़ किया था। तो उन्होंने बताया कि ये सर, ये रिजल्ट्स बहुत अच्छा आया मेरे बच्चे के ऊपर, बट मैं इसको और कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, 6 महीने में यूज़ कर लिया, अब आपका प्रोडक्ट लेना है। एज अ बिजनेस गाय मैं उसको बेच सकता था, बट एज अ इम्पैक्टर, एज ए हीलर, अगर मैं ऐसा बोलूँगा, मैंने उनको वही बोला, देखिए अगर 6 महीने में आप खुद मुंह से बोल रहे हो कि आपके बच्चे को अच्छा रिजल्ट आया हुआ है इस प्रोडक्ट के ऊपर, आप क्यों चांस लेना चाहते हो किसी और प्रोडक्ट, भले मेरा प्रोडक्ट भी हो, क्यों चांस लेना चाहते हो? उस प्रोडक्ट अगर आप कंटिन्यू करोगे, आपका बच्चे का रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। तो एंड ऑफ द डे मैंने उसको बेचा नहीं, मैंने सेल नहीं किया, मेरे पास पैसा नहीं आया, बट जो सुकून मिलता है ना, वो पेरेंट ने मुझे फीडबैक दिया कि सर आप अकेले ऐसे इंसान हो जो मुझे बताया कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए, आप अपने प्रोडक्ट हमको नहीं बेचे। तो वो जो फीडबैक मुझे मिला अंकुर जी, मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैंने उनके लाइफ में इम्पैक्ट डाला, कि उनको मैंने सही बात दिखाया। अभी मेरे टीम बोलते हैं कि इफ नथिंग इज ब्रोकन वी डोंट नीड टू फिक्स इट। कुछ अगर टूटा नहीं, क्यों फिक्स करना है उसको? सही बात है। तो वही उस बच्चे को उस प्रोडक्ट से रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको यूज करने दो, उसको अच्छा आएगा ना उस पे, उसको क्यों आप घुसाओगे सुप्राविन के अंदर? मेरा वही है। तो मैं पेरेंट्स को बहुत ट्रांसपेरेंटली बात करता हूँ, वही हमारा सक्सेस फैक्टर्स है। ज्यादा आप ट्रांसपेरेंट रहो, जो सच चीज है वही बोलो। अब मतलब बहुत लोग ओवर प्रॉमिस कर लेते हैं, लोग फॉल्स देते हैं, वो नहीं करता हूँ मैं। पेरेंट्स बोलते हैं मुझे क्या गारंटी है सर, अगर मैं यूज करूंगा तो ठीक हो जाएगा? प्लीज, जीरो गारंटी है। मैं खुद भी नहीं जानता आपके बच्चे को हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, बट आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं है, नहीं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज करना कि नहीं करना वो आपकी मर्जी है। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि क्या ले सकते हैं, वो उनके मर्जी है, पर उनको फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि उनके सराउंडिंग में एक ओशन है। इधर हाथ लगाएंगे ना 10 चीज मिल जाएगा, इधर हाथ लगाएंगे 10 चीज मिल जाएगा। तो उनको वो सोचना पड़ेगा कि कौन सा चीज मेरे बच्चे को हेल्प करेगा। किसी के अगेंस्ट में मैं हूँ नहीं, क्योंकि सब कुछ जैसे कि आपने बताया आयुष, वो आयुष के अंडर आते हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, उन्ना, सिद्धि, ये सब चीज़ आते हैं। बहुत तो न्यूट्रिट पे ऊपर काम करते हैं, नेचुरोथेरेपी के में काम करते हैं, सबका बेनिफिट्स है। आपके बच्चे को जहाँ पे बेनिफिट्स आ रहे हैं आप वहाँ पे यूज़ कीजिए। ऑफकोर्स सुप्राविन आप है, अगर आप यूज़ भी कर सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको ये देखना है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका स्पेसिफिक बैकग्राउंड मेडिकल से रिलेटेड है कि नहीं है, या फिर जो लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग आके बहुत कुछ क्लेम करते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, वो नहीं होता वो।
अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को कोई ऐसा सुझाव देना हो जी। जो इस समस्या के समाधान में क्या काम आए, क्या आपके सुझाव होंगे? स्कूल में बच्चों को रखो, वो ग्रेड 1 मॉन्टेसरी तक नहीं चलेगा, आपको ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक मेन स्ट्रीम स्कूल में ऑटिज्म और ADHD या कंडीशंस बच्चों को पढ़ाई करने का हक है। वो आपको मैंडेट करना पड़ेगा स्कूल में कि बच्चों को वहाँ पे इंक्लूड होना है। भले मैं जैसे बोलता हूँ शैडो टीचर के लिए एक्स्ट्रा पैसा ले लो पेरेंट्स से, बट वो हक मत छीनो उनसे कि आपका बच्चा स्कूल पे नहीं पढ़ेगा, उस एनवायरनमेंट पे नहीं पढ़ेगा। उस एनवायरनमेंट पढ़ेगा, आप भले 2 घंटा एक्स्ट्रा, आपको 6 घंटे के स्कूल के आप 4 घंटा का करो या 3 घंटे का करो, अब बाकी 2-3 घंटे आप स्पेशल स्कूल पे इंटीग्रेट कर दो, चलेगा। बट स्कूल के कल्चर पे आपको बच्चे को मत हटाओ। ये अगर मुझे पॉलिसी मेकर बनते मैं तो पहला चीज़ वही लिखूंगा। तो सर, जो आपका जो ये प्रोडक्ट है सुप्रा ब्रेन है जी, तो सुप्रा ब्रेन, अगर किसी जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर उनके घर में कोई ADHD या ऑटिज्म का बच्चा है, जी सर, आपसे कनेक्ट करना चाहता है या आपके प्रोडक्ट को भी ट्राई करना चाहता है जिससे कि हेल्प मिले, तो कैसे कर सकता है वो? देखिए हमारा ग्लोबल हेडक्वार्टर्स बैंगलोर पे है। अगर कोई बैंगलोरियन है या फिर बैंगलोर में अगर कोई रिलेटिव्स है, वो इजीली हमारे ऑफिस को वॉक इन कर सकते हैं। वो लैवेंडर लेन, कोतनूर, DR बेंद्रे लेआउट पे है। हमारा वेबसाइट है ankletech.in। अगर आप इंडिया से हो, अगर आप ग्लोबली देख रहे हो, हम ग्लोबली भी डिलीवर करते हैं, ankletech.com है। कुछ नेबरिंग कंट्रीज पे हम लोग डिलीवर नहीं करते हैं, बाकी हर कंट्रीज पे हम लोग डिलीवर करते हैं। कहाँ कहाँ पे नहीं करते आप? पाकिस्तान पे हम लोग डिलीवर नहीं करते हैं, बांग्लादेश पे नहीं करते हैं, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ पे अलाउ नहीं होता है बिकॉज ऑफ कस्टम रूल्स। जापान पे नहीं करते हैं फिर क्योंकि उनका कस्टम्स अलाउ नहीं करता है, और साउथ कोरिया में जाता है, चाइना नहीं होता है। सर, एक 10 साल का बच्चा है, उसको ADHD और ऑटिज्म है, जी, क्या वह उससे बाहर आ सकता है? क्या वो कंट्रोल हो सकता है? डेफिनेटली कंट्रोल हो सकता है। मेरे पास 10 साल के बच्चे सुप्रा ब्रेन यूज़ करके 2 महीने में बात भी कर रहे हैं, जो बात नहीं कर रहे थे, क्लास में बैठ रहे हैं जो क्लास में नहीं बैठते थे, और फोकस कर रहे हैं पढ़ाई में। ऐसा भी हमारे पास रिजल्ट्स है। तो पॉसिबिलिटीज तो हमेशा है। क्या मालूम उस बच्चे का ROS, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बोलते हैं हम लोग, जो एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी सुपर हाई हो, तो उसको रिजल्ट्स और भी जल्दी आते हैं। तो ये ना सिर्फ मैं जो आपको बताया, ये ऐसा एग्जाम्पल हुआ है, मदर ने मुझे शेयर किया हुआ है टेस्टिमोनी, प्लस उनके टीचर्स का भी फीडबैक शेयर किया हुआ है कि इतना दिन में इतना रिजल्ट्स आते हैं, वो भी 10 साल के बच्चे का। क्या कभी किसी बच्चे को या किसी पेरेंट को ये पता लगा है कि 30 साल की उम्र में जाके कि हमारे बच्चे को तो उसको ADHD है? हाँ, मालूम चलता है। अच्छा। अब मेरा एक क्योंकि क्या होता है ना सर, ADHD जब 30 इयर्स जो है, उनको उस टाइम पे डायग्नोस उतना नहीं होता था। अब कुछ सिम्टम्स पे वो ट्रिगर करते हैं, और अवेयरनेस होने के कारण उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल को मालूम चल रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ों पे ज़्यादा रिएक्ट करता हूँ। जब मेरे पास 5 से ज़्यादा लोग होते हैं, मैं डर जाता हूँ, मेरा फोकस नहीं रहता है, तो मुझे उसके ऊपर काम करना है। वो थोड़ा फोकस इधर उधर, वो अब लोगों को मालूम चल रहा है बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। ADHD और ऑटिज्म के 4 बड़े कारण क्या होंगे? ADHD एक ट्रेट है ऑटिज्म के अंदर, और ऑटिज्म क्यों होता है? एक तो जेनेटिक फैक्टर्स, एक लेट मैरिज और स्क्रीन टाइम, ये तीनों बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं ऑटिज्म होने के लिए। क्या ऐसा भी है कि जो बच्चे IVF से पैदा हुए हो उनमें ऑटिज्म होने के चांसेस ज़्यादा हो? नहीं, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है, आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि बच्चे को ऑटिस्टिक होगा कि नहीं होगा जब वो पैदा होगा। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट महिला होती है, अगर वो स्ट्रेस में ज़्यादा हो प्रेगनेंसी के दौरान, उसके बच्चों में जो पैदा होने वाला है उसमें ऑटिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये करेक्ट चीज़ है। पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं उन बच्चे ऑटिस्टिक होने का चांस। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत पहला पॉडकास्ट था, लेकिन बड़ा अच्छा एक जानने को मिला है कि एक ऐसे इंसान जो मेडिकल स्ट्रीम से नहीं है, लेकिन एक प्रोडक्ट बिल्ड कर दिया ADHD ऑटिज्म के लिए, जो कि हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा कंसर्न अब धीरे धीरे उभर रहा है। एग्जैक्टली। और बच्चे क्या है कि उन पे पूरा देश, परिवार, सोसाइटी, सबका भविष्य तय वही करते हैं। बिल्कुल। अगर हमारे बच्चे इतने नाजुक ऐसे ऑटिज्म वाले पैदा होंगे तो भैया देखिए कि ये हमारे आपके परिवार के लिए नहीं है, देश के लिए भी सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ठीक है, तो अपने बच्चे को सबसे पहले तो, जैसे कि सर ने बोला है, कि कोई भी कैसा भी स्क्रीन टाइमिंग लगभग 5 साल तक तो ना उनको करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कोज पैदा कर सकता है।
ओवर प्रोटेक्टिव ना रखें, जिससे कि वो बच्चा अपने आप में ही एक घुटन महसूस करे और वो एक्सप्लोर नहीं कर सके अलग चीज़ों को। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है, जैसे कि सर ने बताया, कुछ सिम्पटम्स होते हैं, आँखों से आँखें मिला के बात नहीं कर रहा है, इधर-उधर भटक रहा है, ठीक है, सोता नहीं है, मोबाइल में लगा रहता है, बहुत जंक फूड खाता है या एक ही खाने को बार-बार खाता रहता है, हमेशा वही पसंद है, दूसरा पसंद नहीं है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा आप इस पर फोकस करेंगे, जितना जल्दी-जल्दी फोकस करेंगे, आप इस चीज़ों को समझोगे, उतना ही इसको कंट्रोल करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। आपके बच्चे की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपके घर में या आपके आस-पड़ोस में या रिश्तेदारी में कहीं पर ऐसे बच्चे हैं जो एडीएचडी से ग्रस्त है, वो किस तरह का बिहेव करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट या उनके सॉल्यूशन के लिए आप किस-किस तरह के जो है वो काम करते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।